आप जितने भी यहाँ उपस्थित श्रोतावृंद हैं उनका भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि अभी तक जो अपनी कम्युनिटी है, जो हमारे यहाँ के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें सांस्कृतिक महत्व कुछ ज्यादा होती है। हम लोग जब इकट्ठा होते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, कोई ना कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, गीत संगीत इत्यादि इत्यादि। लेकिन जो परंपरा हम कालांतर में अगर हम बात करें तो जो महाराज दरभंगा महाराज से जो एक परंपरा शुरू हुई थी डेवलपमेंट की, तो उसके बाद कहीं न कहीं वो मृत प्राय हो गया। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इस सभागार में जहाँ पे हम एकत्रित हुए हैं, 3 इडियट्स जो देखे हैं, 3 इडियट्स का वो सीन जिसमें वो बमन ईरानी होते हैं मंच पे और बहुत सारी हास्य होती है, यहीं पे फिल्माया गया था। उसके बाद एक और फिल्म मुन्ना है एमबीबीएस यहीं पे, और अभी भी आज सुबह तक 7 बजे तक यहाँ पे शूटिंग चली है। और हम लोग जब हॉल खाली करेंगे फिर से, बमन ईरानी अभी यहीं पे है, पवन की पूरी टीम यहीं पे है, तो शूटिंग रोक करके ये समय हम लोगों को दिया गया है। और दूसरी बात की 2 दिन पहले एक फिल्म रिलीज हुआ है, सुई धागा मेड इन इंडिया। वहां भी मेड इन इंडिया की बात हो रही है, हम लोग भी यहाँ स्वदेशी की ही बात कर रहे हैं, मेड इन इंडिया की बात कर रहे हैं। और अहमदाबाद में है, 2 दिन बाद गांधी जयंती है, तो ये जो एक संयोग बन रहा है और इन तमाम चीजों के बीच में जो पितृपक्ष है, हमारे जो पितर हैं, हमारे जो वंशज हैं, वो कहीं ना कहीं हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। और 1917 में गांधी चले थे साबरमती से चंपारण की ओर चले थे, और 101 वर्ष में इतना कुछ बदल गया है कि हम मिथिला से आके अहमदाबाद के साबरमती से पुनः मिथिला की ओर जा रहे हैं। मिथिला को विकसित और विस्तृत करने की सोच रहे हैं। तो 100 साल में बहुत कुछ अगर हम लोगों ने खोया है तो कुछ जीवटता हम लोगों में आ गई है कि हम साबरमती से, अब गांधी जब चले थे तो एक नील की प्रथा थी, और आज जब हम चलने आए हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप है, उसमें डेवलपमेंट है, उसमें स्टार्टअप है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ देर के लिए हम कोशिश करेंगे, हमारे जो पहले सत्र के जो एंकर हैं, जो हमारे होस्ट हैं, मोहसिन भाई को हम ये माइक सपोर्ट करेंगे, चूंकि पहला सेशन उनका है। और जो हमारे अतिथि वक्ता लोग हैं, जो विभिन्न क्षेत्र के जो एक्सपर्ट हैं, खादी की जो बात है वो संजय सर बताएंगे, बैंकिंग में क्या संभावनाएं हैं, किस प्रकार से जो हमारे स्टार्टअप कैसे बैंकिंग में जाएंगे, वो अविनाश भाई हैं, प्रभात ठाकुर जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं आईसीआईसी बैंक के। उसके बाद डिफरेंट जो हमारे गेस्ट हैं, जो अतिथि वक्ता हैं, वो अपना मंतव्य देंगे, अपना वक्तव्य देंगे। उसके बाद मैं भी हूँ सक्रिय रूप से दूसरे राउंड में, जब एक्सक्लूसिव बातचीत की दौर चलेगी तब मैं भी उपस्थित रहूंगा आप लोगों के सामने। और तब तक चाहूंगा कि कुछ एक एनआईसी का अगर कुछ आपके पास क्लिप हो तो आप उसको डिस्प्ले करें कुछ देर के लिए, अगर आपके पास है तो। यदि आपके पास दूरदर्शिता है, नेतृत्व है, दृढ़ निश्चय है और लगन है, तो अवश्य ही विजय आपकी होगी। और सफलता आपके कदम चूमेगी। आप भी बड़े बड़े लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह लघु उद्योग भी किसी भी देश की आर्थिक उन्नति में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इस बीच कुछ अतिथि आए हैं, उनका मैं स्वागत करना चाहूंगा। राजकिशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सभागार में। ललित बाबू, प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और कुछ हमारे अति विशिष्ट अतिथि सूरत से चल के आए हैं। सुनील बाबू, आपको बहुत बहुत आभार। और अपने सब आयब का गौरवान्वित कर रहा बहुत बहुत की गई जब तक प्रसन्नता एक्स से
नहीं प्रकट कर सकै छी अहाँ सब एलहुँ एते दूर से सूरत से सिलवासा से बहुत दूर दूर से जे छै से मुंबई से अपने सब चलि एहन कार्यक्रम जाहिमे गीत संगीत नहीं छै। ई एकटा बहुत बड़का चैलेंज हमरा सबके लेल कि अगर गीत संगीत नहीं छै और स्टार्टअप के बाद अगर मैथिल करैत तो ये अपना अपने एक विरगर बात है। हमारा सब किस तो करे छी लेकिन शरीर में सर नील तीनों काल नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब अगर इसको हिंदी में कहें कि हम सब कुछ करते हैं। पिछले आजादी के बाद जितने IAS IPS या फिर सिविल सर्वेंट या रेलवे SSC हमारे यहाँ से हुआ है, शायद किसी कम्युनिटी से हुआ हो। सब कुछ कर सकते हैं लेकिन उद्यम के अलावा उद्यम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन सामने ऐसे ऐसे उद्यमी बैठे हैं जो 3000, 4000, 5000 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। वो हमारे यहाँ से आते हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है। और अपने समय सीमा को देखते हुए, समय को देखते हुए हम आमंत्रित करना चाहते हैं मौसीन भाई को। मौसीन भाई आप आए और मंच संभाले। बहुत धन्यवाद। आप सभी का स्वागत। ये मेरे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है कि आज इतने खूबसूरत मंच पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया गया है। हमारे मित्र बता रहे थे गांधी जी की बहुत सारी और अच्छी अच्छी बातें, और वो सरजमी पर हैं हम जिसमें सदियों से नए नए इतिहासों को रचा है। आज एक और नया आयाम, एक और नया इतिहास यकीनन लिखा जाना है, इस मंच से भी और इस सभागृह से भी। वो इतिहास रचने वाले महान लोगों की सूची में बस हमें देखना यह है कि कितने लोग अपने दृढ़ विश्वास के साथ अपने नामों को अंकित करने का प्रण लेकर यहां से विदा हो। तैयार हैं आप लोग? आगे गई? मुझे नहीं लग रहा। क्या आप तैयार हैं? ये बात तो आप सभी का फिर एक बार स्वागत है हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में। गांधी जी की बात हुई। गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता। 2 दिन के बाद पूरी दुनिया उन्हें बड़े आदर भाव के साथ सम्मान देने वाली है, क्योंकि एक जीवनी पर आधारित एक महान शायर अल्लामा इकबाल साहब के इन शब्दों से मैं हमारे तमाम महानुभावों को मंचस्थ होने की विनती करूंगा। एक शायर ने कहा है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, और चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। और आज पूरे मजहबी समाज को साथ लेकर चलने का ये अवसर है, ये कॉन्क्लेव है, जिसके लिए मैं हमारे इज्जतमान आदरणीय वो व्यक्ति विशेष बहुत ही कम समय में जिनके परिचय ने मुझे एक बहुत ही जबरदस्त मेरे भीतर पॉजिटिव एनर्जी का प्रदान कर दिया, ऐसे व्यक्ति समाज का गौरव, हमारे कहते हैं कि इस मंच का गौरव, और हमारी जो मेजबान महकमा है उसका भी गौरव। आदरणीय PK झा साहब, मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आपकी जबरदस्त तालियों के साथ आज के इस विशेष अवसर पर। वो यहाँ हमारे बीच है, मैं उन्हें मंच पर तशरीफ रखने की विनती करूंगा। एक ऐसे ही हमारे और मेहमान झा साहब के नेतृत्व में एक बहुत सुंदर सा कार्यक्रम प्रस्तुत करने का हमें अवसर प्रदान हुआ पिछले महीने, और उसी में पहली बार इस व्यक्ति विशेष से भी हमारा परिचय हुआ। और इनके भीतर भी हमने देखा एक ऐसा उद्यमी, एक ऐसा साहसी व्यक्तित्व कि जो काफी लोगों को प्रेरणा देता है, काफी लोगों को ताकत प्रदान करता है। आदरणीय श्री संजय हिराव, डायरेक्टर KVIC जोनल ऑफिस गुजरात, मंचस्थ होने के लिए मैं आपसे विनती करना चाहूंगा। हम
हम उद्योग साहसिकता की बात करने वाले हैं। एक ऐसे व्यक्ति को अब ये मंच आमंत्रित करता है कि जो इस विषय को गौरवान्वित करते हुए मैथिली समाज को भी गौरवान्वित कर रहे हैं। मैं आदरणीय श्री डॉक्टर रामनाथ प्रसाद, डायरेक्टर श्री सीईबी गुजरात, आपसे मंच पर उपस्थित होने के लिए अनुरोध करूंगा। हमारे अगले मेहमान, हम जिस खूबसूरत ऑडिटोरियम में यहां उपस्थित हैं, भाई ने बताया कितना ये फेमस ऑडिटोरियम है, इतनी सारी फिल्मों में इस ऑडिटोरियम को हम देख चुके हैं। तो मेजबानी जो संस्थान करने की जो संस्थान ने हमें ये कहते हैं कि मौका दिया है, उसी संस्थान के आप डायरेक्टर भी हैं और हमें बेहद फख्र है कि हमारे समाज, मैथिली समाज से उनका रिश्ता है। तो मैं आदरणीय श्री सुनील शुक्ला जी को आमंत्रित कर रहा हूं, जो कि डायरेक्टर श्री हैं EDI गांधीनगर के। हमारे समाज का एक और गौरवान्वित नाम, जो कस्टम कमिश्नर की बहैसियत अपने कार्य को बखूबी अंजाम दे रहे हैं, समाज को गौरवान्वित कर रहे हैं, अपने महकमे को गौरवान्वित कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय श्री सुशांत दास जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। आदरणीय श्री सुशांत दास, कस्टम कमिश्नर अहमदाबाद। इसके पश्चात मैं सबसे पहले विनती करना चाहूंगा हमारे मंचस्थ सभी महानुभावों से, कृपया आप अपने हाथों से आज के इस कॉन्क्लेव को प्रारंभ दें, दीप प्रज्वलित करके हमारी इस सभा को विधिवत प्रारंभ दें। मैं विनती करूंगा हमारे सभी नेशनल मीडिया कॉन्क्लेव आज हमारा विशेष एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड स्टार्टअप, ये हमारा मेन मौजू है, ये सब्जेक्ट है। इन सभी पदकर्मियों के हाथों रोशन होती ये लौ यहां बैठे हुए हम सभी के भीतर एक ऐसा पैगाम देती है कि हमने दिया जला के सरेराह रख दिया, हमने दिया जला के सरेराह रख दिया, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी। इन पथकर्मियों को अब देखना यह है कि यहां बैठे हुए कितने लोग अपना पथदर्शक बनाते हैं, एक पॉजिटिविटी लेकर के अपने घर की ओर जाते हैं। तो बहुत कुछ इनसे हमें आशीर्वाद मिलना है, ये हमारी रहनुमाई करेंगे, हमारा रहनुमाई आज जिनकी रहनुमाई हमें मिलने वाली है। तो चले हम सब उसके लिए तैयार हैं क्या? तैयार हैं? मुझे अभी भी थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि कमी महसूस हो रही है, आपकी एनर्जी जो है। मैं चाहता हूं कि हम बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ महफिल में
बरकरार बने रहें। पॉजिटिविटी ही है जो दुनिया में इंसान को जीत की ओर ले जाती है और जीतने का विश्वास दिलाती है। तो क्या हम तैयार हैं? तो आइए आपके जबरदस्त जोश के साथ में आज के सबसे पहले वक्ता हम सबके बहुत ही अजीज आदरणीय पी.के. झा साहब को आमंत्रित कर रहा हूं जबरदस्त तालियों के जोर के साथ। उद्योग रंग जैसे किताब को जिन्होंने गौरवान्वित किया, मिथिला समाज के लिए बहुत आज गौरव की बात है कि ऐसे व्यक्ति विशेष हमारी आज की सभा को प्रारंभ दे रहे हैं। आदरणीय पी.के. झा साहब। मंच पर विराजमान मीडिया के डायरेक्टर श्री शुक्ला जी, श्री संजय हेडाऊ जी KVIC के एंड CD के डायरेक्टर रामनाथ प्रसाद जी के साथ आप सारे लोग जो गुजरात के विभिन्न जगहों से यहाँ आए हैं इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए, उनका मैं सर्वप्रथम अभिनंदन करता हूं। यह कार्यशाला जो आयोजित की गई है इसके 3 मुख्य बिंदु हैं: एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट एंड न्यू स्टार्टअप। इसके ऊपर आज हम लोग इस संगोष्ठी में यह चर्चा करने के लिए यहाँ आए हैं कि आखिर जो एक एंटरप्रेन्योरशिप की जहां बात होती है तो वो माइंडसेट अभी हम लोगों का जो नए यूथ आ रहे हैं उनको उस दिशा में प्रेरित करने के लिए कि जहां वो उद्योग लगाने की तरफ, अपनी बिजनेस लगाने की तरफ और अपने को कमर्शियल वर्ल्ड से जोड़ने की तरफ वो अग्रसर हो। इसके लिए सरकार क्या कर रही है, गवर्नमेंट के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस क्या क्या आपको सहायता प्रदान करती है आपके उद्योग लगाने में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम क्या करती है उसके बारे में कंप्लीट आप लोगों को, जो भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है अपने मंत्रालय के अंदर में, जहां हम लोग जो छोटे लघु कुटीर मध्यम उद्योग को लगाने में जो विभिन्न तरह की सुविधाएं प्रदान करते हैं उसके बारे में इस कार्यशाला में हम लोग जानकारी देंगे। इसके साथ ही KVIC के हमारे डायरेक्टर जो खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन रूरल और उससे संबंधित जितने भी कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंदर जितनी भी उद्योग लगाने से संबंधित जो जो स्कीम्स हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इनसे पहले कई लोगों ने ये पूछा, जब हमने इसकी बातें की कि हम एंटरप्रेन्योरशिप, तो सब लोगों ने बोला कि एंटरप्रेन्योरशिप पहले होता क्या है, जो नए यूथ आते हैं। तो हम लोग पहले स्क्रैच से शुरू करें कि एंटरप्रेन्योरशिप है क्या। एंटरप्रेन्योरशिप एक सरल शब्दों में, जो कि एक सरल भाषा में आप लोगों को मैं समझाऊं तो एंटरप्रेन्योरशिप वो है कि हम जिस क्षेत्र में हम दूसरे की नकल नहीं करते हैं, हम कन्वेंशनल पाथ जो है कि चलो हम लोगों ने पढ़ाई की है और अब हम अपनी एम्प्लॉयमेंट को जोड़ने के लिए हम किसी संस्था, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और वहां हम अपने आप को स्थापित करने के लिए गवर्नमेंट सर्विस के लिए ट्राई करते हैं। यह एक कन्वेंशनल पाथ माना जाता है, सब लोग यही करते रहे। नॉन कन्वेंशनल पाथ जहां की जो दूसरे बात नहीं करते, जो हमारे अंदर की आइडियाज है, स्किल है, उस स्किल को लेकर जब हम उद्यमता के क्षेत्र में आते हैं और हम उद्यम लगाने की बात करते हैं तो उसके लिए हम लोग ऐसी, पहले का जो इकोसिस्टम था वो काफी डिफरेंट था, लेकिन अब सरकार के तरफ से इतनी सहायताएं दी जा रही है इस क्षेत्र में, क्योंकि आपको यह बताने में सुखद अनुभूति महसूस हो रही है कि 43% जो MSME की शेयर है GDP ग्रोथ में, और यह एक सबसे बड़ी
किसी भी राष्ट्र, किसी भी देश के विकास के लिए यह एक सबसे बड़ा कंपोनेंट है। हम लोग उस क्षेत्र में जुड़कर, हम लोग अपने एमएसएमई क्षेत्र में जुड़कर, हम लोग उसको उद्योग लगाकर अपने आप को डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बाजार से जोड़कर न सिर्फ अपने आप को स्थापित करते हैं, बल्कि देश और विदेशों में, अगर हम विदेश में एक्सपोर्ट करते हैं तो अपने देश के लिए फॉरेन करेंसी और एक जीडीपी में एक ग्रोथ का एक नया आयाम जोड़ते हैं। इसके लिए विभिन्न तरह की स्कीम्स का जाल बिछाया गया है, जहां एक एंटरप्रेन्योर, आपको मैं बताऊं कि 1.30 मिलियन पर्सन इंडिया के अंदर हर साल ग्रेजुएट्स होते हैं, जिसमें 0.80 मिलियन इंजीनियर्स हैं, टेक्नोक्रेट हैं। विश्व की कोई भी विकसित देश की भी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है कि इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, जहां की हर एक युवा जो आता है बाजार में उसको वो एम्प्लॉयमेंट दे सके। तो उसमें हम लोगों की जहां तक बात है, हम लोगों को उद्योग के क्षेत्र से अगर अपने आप को जोड़े, अपना जो भी हमारे अंदर की उत्कंठा है कि ये हर आदमी समझता है कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है, तो अगर हम अपने आप को सुने और उस क्षेत्र में जाकर अगर हम लगाना उद्योग शुरू करें, तो आज के डेट में जो पिछले बैरियर्स थे, आप किसी बैंक के पास जाएंगे आप लोन मांगने के लिए, तो इतनी सारी स्कीम्स, मुद्रा योजना, सीजीएमटीएस स्कीम्स, बैंक्स के साथ इतनी स्कीम्स जुड़ी हुई है कि आपको फाइनेंस की आज के डेट में दिक्कत नहीं है। दूसरा, जब आप उस प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो आपको राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के तरफ से आपको उद्योग लगाने में फाइनेंस से लेकर आपके प्रोडक्ट को देश और विदेश के बाजारों में बेचने के लिए ये सारी सुविधाएं हम लोग प्रदान करते हैं। आपको मैं बताऊं कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के साथ करीबन 43 बैंकों का एमओयू साइन है, जिसमें कि हम हर उस इंटरप्रेन्योर को जो हमारे दरवाजे पे आता है उसकी प्रोजेक्ट को अपने तरफ से एक्सेस करके डिफरेंट बैंक्स को उसको देते हैं और या उसको उसके फाइनेंस मुहैया करवाते हैं, जहां वो अपनी कारखाना लगा सके, अपना छोटा उद्योग लगा सके और उस उद्योग में वह फल फूल सके। जब उसकी प्रोडक्ट बनती है तो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल की जरूरत होती है वह राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की तरफ से हम लोग उसकी सहायता करते हैं और उस रॉ मटेरियल को उसके डोर स्टेप के ऊपर मुहैया करवाते हैं। तीसरा, जब उसकी प्रोडक्ट तैयार हो जाती है तो उसको देश विदेश की मार्केटों में लेकर हम लोग विभिन्न एग्जीबिशंस और इंटरनेशनल एक्सपो में उनको लेकर जाते हैं और जो इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में उसकी प्रोडक्ट को एग्जिबिट करते हैं, उस देश, उस कंट्री के साथ उस प्रोडक्ट को जो दूसरे बनाने वाले हैं उनके साथ B2B और B2C मीटिंग करवा के एक बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार उनके लिए क्रिएट करते हैं। ऐसे ही जो डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी वो प्रोडक्ट में हम लोग गवर्नमेंट के तरफ से जितनी भी टेंडर्स निकलती हैं वह हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए वो उस टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं और उनको वो ऑर्डर मुहैया करवाते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि अब जो टेंडर की प्रोसीजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रोक्योरमेंट साइट बनी है, उसमें एमएसएमई के लिए एक विशेष स्थान दिया गया है। विशेष स्थान उस तरीके से जहां आपकी प्रोडक्ट की लिस्ट पड़ी है, डिपार्टमेंट अपनी इंक्वायरी जनरेट करके खुद वहां रखते हैं और एमएसएमई को डिफरेंट जो पहले हायरार्की सिस्टम था कि इसमें यह होना चाहिए, आपकी टर्नओवर इतनी होनी चाहिए, आपका टेक्निकल कॉम्पिटेंस ये होना चाहिए, तो टेक्निकल और क्वालिटी कॉम्पिटेंस तो है, लेकिन जो फाइनेंशियल एम्बार्गो लगाया गया था वह स्टार्टअप के लिए खत्म किया गया। और हम लोग अगर कोई भी आदमी अगर उस साइट के ऊपर जाकर अगर ऑर्डर्स के लिए ये करता है तो आज के डेट में एमएसएमई सेक्टर्स को ऑर्डर मिलने में कुछ दिक्कत नहीं होती।
इसके साथ ही 20% की प्राइस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का ये हुआ है, जिसमें कि मैं आपको बताऊं कि सिर्फ जो सरकार 60,000 करोड़ का पूरे वर्ष में परचेज करती है और उसका 20% हम लोग एमएसएमई सेक्टर के लिए रिजर्व किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। वो 20% एमएसएमई सेक्टर से ही प्रोक्योर होता है। यह सब बातें तब आती हैं जब हमारे युवा इस बात की प्रेरित हो कि हम उद्योग जगत में जाएंगे, हमारी इंटरप्रेन्योरशिप स्किल जो है। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि इंटरप्रेन्योरशिप स्किल कोई आईआईएम या फॉरेन की डिग्री लेने से नहीं आती है, यह हम लोगों के अंदर इनहेरिट है। अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हम उसको अपने तरीके से करते हैं और हर इंटरप्रेन्योर के अंदर वह जागृति होती है कि वह कुछ न कुछ ऐसी खासियत होती है कि किसी न किसी फील्ड में वह अच्छा कर सके। मैं राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की कुछ जो स्कीम्स हैं उस स्कीम्स के बारे में इसके बाद जो फिल्मों के द्वारा मैं बताऊंगा कि कैसे इसका नया इंटरप्रेन्योर कैसे बाजार में आकर और इस ओर आकृष्ट होकर अपनी प्रतिभा का सही उपयोग करके बाजार में अपने को स्थापित कर सकता है। देश और विदेश के बाजारों में हम लोगों के राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की तरफ से करीबन 53 इंटरनेशनल एग्जीबिशंस होते हैं, जिसमें कि हम यहां से डेलीगेशंस को लेकर विभिन्न देशों में जाते हैं, उनके प्रोडक्ट को एग्जिबिट करते हैं और उस प्रोडक्ट को एग्जिबिट करके उनके लिए मार्केट क्रिएट करते हैं। या एक और या अगर लेडीज इंटरप्रेन्योर है तो उनके केस में 95% सब्सिडी हम लोगों की तरफ से है। अगर मेल कैंडिडेट है तो 85% सब्सिडी हम लोग देते हैं कि 85% देने के बाद वह 15% से उनकी कॉस्ट क्लियर होती है और विश्व बाजार में वह कहीं जाकर हम लोगों के एग्जीबिशंस के माध्यम से अपने प्रोडक्ट्स को एग्जिबिट करके या तो फिर डेलीगेशंस लेके जाते हैं डिफरेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, जिस डेलीगेशंस के अंदर हम लोग उस प्रोडक्ट को एग्जिबिट करके और वहां उसके लिए मार्केट क्रिएट करते हैं। यह एक बहुत बड़ी सहायक योजना है कि जो हम लोग चलाते हैं। देश के अंदर जितने भी टेंडर्स निकलते हैं उस टेंडर्स में अगर आपको कोई आसानी होती है तो वह एनएसआईसी आपके लिए उस टेंडर में पार्टिसिपेट करती है। कोई भी जो छोटा, चाहे वह सर्विस सेक्टर में हो या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, वह एनएसआईसी के साइट पे जाके और आप हमको बता सकते हैं कि भाई इस टेंडर में हमको पार्टिसिपेट करना है और इस टेंडर में हम पार्टिसिपेट करने के लिए आप हमारे लिए पार्टिसिपेट करें। तो वहां आपके लिए एनएसआईसी उस टेंडर में पार्टिसिपेट करती है अकाउंट और वहां से ऑर्डर मुहैया करवा के आपको सप्लाई करवाती है। तो जो एक मेंटल ब्लॉकेज था कि हम अकेले हैं या 3-4 आदमियों की एक कंपनी है तो यह हमारी कैसी चलेगी, वो आज की डेट में हर स्तर पे इसको सरकार ने प्रयास किया है कि हम लोग उस प्लेटफॉर्म पर चढ़कर हम जो पहले के हायरार्की सिस्टम थी उसको खत्म करके अब हम लोग उस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं जहां हमारे हर युवा एक सक्षम और सक्सेसफुल इंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और मैं आप सारे युवाओं को आह्वान करता हूं कि इस मुहिम के अंदर आप सारे लोग आए, जुड़े और अपनी छोटी मोटी जितने भी आपकी अंदर भावनाएं हैं उसको लेकर एक न्यू प्रोजेक्ट लेकर बाजार में आए और अपने को एस्टैब्लिश करें। और ये एक स्मॉल स्केल, एक कॉटेज इंडस्ट्री, एक मीडियम स्केल इंडस्ट्री लगाएं और सिर्फ अपनी ही नहीं, अपने सोसाइटी, अपनी फैमिली, अपने परिवार, अपने देश, अपने राज्य के जीडीपी के ग्रोथ में हिस्सेदारी करें। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे लिए आज का जो एंटरप्रेन्योर समीट है उसको हमें बेहद खुशी कहते हुए कि एनएसआईसी होस्ट कर रहा है, जिसके कि आप दोनों डायरेक्टर श्री हैं और हमारे मंच महानुभाव यहाँ जो तशरीफ फरमा है। मैं चाहता हूँ कि उन सभी को सबसे पहले हम
गुलदस्ता प्रदान करेंगे, बुके प्रदान करेंगे। तो मैं उसके लिए विनती करना चाहूंगा सबसे पहले श्री प्रवीण झा साहब बड़ौदा और नागेंद्र झा साहब से कि आप कृपया मंच पर आए। और आज के हमारे अतिथि और होस्ट दोनों कहे जाने वाले आदरणीय पीके झा साहब को मैं विनती करना चाहूंगा श्री राजीव जी जो कि सूरत से बिलोंग करते हैं और आशुतोष जी जो कि सिलवासा से बिलोंग करते हैं। आप दोनों से मैं विनती करूंगा आप मंच पर आएं और हमारे एक और मेहमान आदरणीय श्री संजय हिराव जी डायरेक्टर KVIC जोनल ऑफिस गुजरात का सम्मान करें। इसके पश्चात मैं विनती करना चाहूंगा श्री गोविंद झा साहब जो कि बड़ौदा से तशरीफ लाए हैं, उनके साथ आदरणीय श्री सच्चिदानंद जी जो कि सिलवासा से यहां तशरीफ लाए हैं। इनको हमारे अजीजों से मेरी विनती है आप मंच पर आएं और हमारे एक और मेहमान आदरणीय डॉक्टर रामनाथ प्रसाद डायरेक्टर श्री CED गुजरात का आप अभिवादन करें, आप बुके प्रदान करें। इसके पश्चात मैं विनती करूंगा राजीव ठाकुर जी जो कि सूरत से बिलोंग करते हैं और उनके साथ आदरणीय संतोष जी, आप दोनों ही से मेरी विनती है कृपया आप मंच पर तशरीफ लाएं और आप आज के हमारे अतिथि विशेष जिनको मुख्य मेहमान के रूप में यहां देखते हुए हम बहुत गौरवान्वित हो रहे हैं। वैसे हमारे EDI के आदरणीय श्री सुनील शुक्ला जी को आप बुके प्रदान करें। श्री राजीव ठाकुर जी और श्री संतोष जी। अपने स्वागत प्रवचन में आदरणीय पीके झा साहब ने काफी कुछ हमें हौसला मिले ऐसी बातें कही हैं। एक बात को मैं भी जोड़ता चलूं कि हमारे जो शुरुआत में कार्यक्रम को होस्ट कर रहे थे हमारे मिथिला के जो एंकर और आयोजक कवि मित्र, उन्होंने काफी कुछ बातें कही। तो एक पुरानी जनरेशन और नई जनरेशन के बीच का फर्क भी उन्होंने बताया कि पहले ये हुआ करता था, आज ये हुआ करता है। और यहाँ हम सब एक उद्यमी के रूप में, एक साहसिक के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। तो एक बात मैं ये भी कहता चलूं कि हमारे ग्रेट विजनरी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, जिन्होंने हिंदुस्तान को एक बहुत ही नए आयाम पर देखने की चाह रखी, उन्होंने बहुत प्यारी बात कही थी कि वो जमाने बीत गए जब कहा जाता था कि डू और डाई। आज जमाना है डू समथिंग बिफोर यू डाई। तो क्या करना है वो बस हमें तय करना है। और हमारे कहीं बाधाएं आती है सफर में, कहीं हम थोड़े से फस्ट होते हैं अपने इरादों में, तो कई मंचस्थ ऐसे महानुभाव हैं जिनकी रहनुमाई हमें हौसला प्रदान करेगी राह के उन ठोकरों पत्थरों को ठोकर मारने के लिए। ऐसे ही एक हमारे अतिथि आदरणीय संजय हिराव जी, जिन्होंने बहुत सारे बुझे हुए दियों में लौ जलाने का काम किया है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपकी जोरदार तालियों के साथ कि वो आए और हमारी रहबरी फरमाएं। आदरणीय श्री संजय हिराव जी। नमस्कार। मैं कुछ ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन खासकर यहाँ पर आदरणीय झा सर को प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए, उनको अभिवादन करते हुए और अभिनंदन देते हुए इतने कम समय में इतना सुंदर प्रोग्राम उन्होंने आयोजन किया है।
और दूसरा नगर के जो झा साहब हैं उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उनकी जो क्लिपिंग्स मैंने जब ये प्रोग्राम आने के पहले देखी तो इतना बड़ा व्यक्ति यहाँ आकर अहमदाबाद में आकर इतना अच्छा प्रोग्राम अहमदाबाद के व्यक्तियों के लिए बना रहा है, उसके लिए भी उनको मैं अभिनंदन देता हूँ। और ईडीआई के डायरेक्टर साहब जो हरदम केवीआईसी के साथ जुड़े हैं, चाहे वो स्फूर्ति क्लस्टर हो या कोई भी अलग अलग प्रोग्राम हो खादी कमीशन के, मैं उनको भी अभिवादन करता हूँ। और पीडीआई के भी जो डायरेक्टर यहाँ पर बैठे हैं उनको भी अभिवादन करते हुए मैं दो चार बातें खादी और ग्राम उद्योग आयोग के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे लोगों को जब याद आती है खादी और ग्राम उद्योग आयोग की, और उनको लगता है कि खादी ग्राम उद्योग आयोग यानी कपड़ा। और मुझे बहुत सी बार मुझे शादी में भी बड़ी दिक्कत हुई, ये कभी खादी भंडार वाला तो नहीं है, ये खादी भंडार वाला है तो इसको कुछ लड़की देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खादी कमीशन में या खादी बोर्ड में ये लोग कुछ अंतर नहीं जानते। लेकिन मैं आज आपको थोड़ा सा अंतर बता दूं कि खादी बोर्ड जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, और खादी कमीशन जो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से हूं, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो खादी यानी कपड़ा, विलेज इंडस्ट्रीज यानी जो भी इंडस्ट्रीज जो गांव में 20,000 लोगों के बीच में गांव में बनती हैं, या जो इलेक्ट्रिसिटी या विदाउट इलेक्ट्रिसिटी द्वारा जो इंडस्ट्रीज बनती है उसको विलेज इंडस्ट्रीज कहते हैं, उसमें मैं कार्यरत हूं। यहाँ पर मेरे अंडर में लगभग 3 स्टेट्स यहाँ पर है, गुजरात है, गोवा है, महाराष्ट्र है, और हमारा दादरा नगर हवेली और दमन और दीव। मैं 2-3 बातें खादी और ग्राम उद्योग आयोग के बारे में बताऊंगा, क्योंकि रोजगार से जुड़ा हुआ आज कार्यक्रम है। और कुछ ही दिन पहले झा साहब मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि मिथिला पेंटिंग के ऊपर कुछ हो सकता है। और मिथिला पेंटिंग ये इतनी कला है, मैं समझता हूं कि बिहार और जो मिथिला का पार्ट है उसकी बोली भी बड़ी क्या बोलेंगे इसको, टचिंग है, बड़ी मीठी है मिथिला की। जो भी मिथिला में बात करता है मुझे ज्यादा समझ में नहीं आती है, बट मिथिला के लोगों के साथ मैं जब सर्विस में आया हूं तो मेरे साथ एक झा साहब जुड़े हुए हैं जब मैं ज्वाइन हुआ था खादी और ग्राम उद्योग आयोग में। और वो झा बॉम्बे में है आज भी, बड़े बिग शॉट है। जिस टाइम उन्होंने ये काम शुरू किया था खादी का, तब वो बहुत ही एकदम छोटे लेवल पे काम कर रहे थे। आज उनके लड़के दोनों पायलट्स हैं और क्या क्या वगैरह वगैरह, एंड ही बिलोंग्स टू मुंबई। और मुंबई में जितना भी गौ संरक्षण समाज का काम है वो मिथिला से चलाते हैं, वहां बिहार से चलाते हैं, और बंबई में भी वो उसके सक्रिय मेंबर है। और मिथिला के बारे में बोलना चाहिए, तो जब झा साहब आए थे तो उन्होंने कहा था कि क्या कोई गैलरी या कोई गैलरी के लिए आप पैसा दे सकते हैं क्या पीएमडीजीपी के अंतर्गत। हमारी एक छोटी सी स्कीम है पीएमडीजीपी, अगर टाइम रहा तो हमारे विजेंद्र जी उसके बारे में विस्तृत से आपसे चर्चा करेंगे। और एक बड़ी सिंपल सी स्कीम है जिसमें हम लोग अप टू 25 लाख तक लोन देते हैं, सर्विस के लिए 10 लाख और 25 लाख देते हैं नॉर्मल जो आप जो भी बिजनेस करेंगे उसके लिए। अप टू 25% सब्सिडी है उसके अंदर, और महिलाएं अगर लेती है रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में 35% उसमें सब्सिडी है। बहुत सारे लोगों को इस बारे में मालूमात नहीं है, बट जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने काफी अच्छे कारोबार संभाले हैं। और 2-3 बड़ी जो हमारी यूनिट्स यहाँ पर हैं, समख्याली में जो 10वीं फेल बंदा है उसने लगभग करीब 300 या 400 लोगों को रोजगार दिया हुआ है, और वो 10वीं फेल है। और उसका जो नाम का प्रोडक्ट है वागड़ खादी ग्राम उद्योग, ऐसा करके उसका नाम है, जिसमें उसने काफी पीएमडीजीपी के अंतर्गत काफी प्रोडक्ट डेवलप किए हैं। और अभी जितने भी स्पाज आ रहे हैं हाई लेवल इलाइट क्लास लेवल के, उसमें वो मसाज ऑयल एंड अलग अलग ब्यूटी प्रोडक्ट्स वो दे रहा है। लिज्जत पापड़ का नाम आपने सुना होगा, वो हमारा प्रोडक्ट है। हमारी ये ससा डिटर्जेंट वो हमारा है। होप नाम की आपने नाम सुना होगा अहमदाबाद का, उसकी जो पहली ब्रांच स्वदेशी है वो हमारी केवीआईसी के द्वारा उन्होंने लोन दिया है। सर ये सब कुछ बताने का कार्यक्रम इसलिए है कि हर जगह पे रोजगार के बारे में संगोष्ठी रखने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है, चाहे एनएसआईसी हो, चाहे केवीआईसी हो, चाहे और हमारे फायर बोर्ड हो, अलग अलग डिपार्टमेंट को बोला है। रोजगार की बात हम आज क्यों कर रहे हैं, उसके 2 कारण मैं समझ सकता हूँ ज्यादा जरूरी है वो बोलना। कि आपने देखा होगा स्वतंत्रता के टाइम झा साहब ने बताया गांधी जी यहाँ से चले थे और हम मिथिला तक लेके जाना चाहते हैं वगैरह वगैरह, उन्होंने गांधी जी के बारे में बात की। मैं बता दूं दोस्तों कि अगर गांधी जी सचमुच में हमको समझ में आते तो शायद बेरोजगारी के ऊपर हम ये संगोष्ठी नहीं रखते। गांधी जी ने उस जमाने में बोला था
कि गांव के लोगों को गांव में ही रोकना अति आवश्यक है। अगर गांव का पूरा मास अगर शहरों की तरफ लौटेगा तो बेरोजगारी ज्यादा बढ़ेगी, गांव में कोई भी रोजगार मिलेगा नहीं। और आज हम वही बात 50 साल 60 साल के बाद वही बात कर रहे हैं कि गांव की तरफ चलो और गांव में जितने भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स होंगे उसको क्रिएट करो। कई लोग हैं जो स्वतंत्रता के पहले स्वतंत्रता के बारे में संगोष्ठियां रखते होंगे, ऐसा ही और होता होगा। हम अंग्रेजों को भगाने के लिए ऐसा ही कुछ सेमिनार रखते होंगे। वो काम हमारा तमाम हो गया, हमने उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हुए स्वतंत्रता मिला ली। उसके बाद हरित क्रांति हुई। हरित क्रांति में बड़े बहुत सारे लोगों को, जो काश्तकार लोग थे, उनको हरित क्रांति के दौरान सब्सिडी देना, सब कुछ करना, वो भी हमने काम तमाम कर दिया। बट अचानक से ये रोजगारी के बारे में संगोष्ठी रखना और उसके बारे में बम्बार्डिंग इतनी ज्यादा होना, ये किसी ने सोचा नहीं था। क्योंकि अपनी जो पॉपुलेशन है वो इतनी जोर कदार से बढ़ रही है, उसको अगर हमने टाइम पर रोका नहीं तो मैं समझता हूं ये रोजगारी जो है ये आने वाले दिनों में तो मिलेगी। और बहुत सारे लोगों के मन में ये है कि रोजगारी यानी गवर्नमेंट सर्विस। गवर्नमेंट सर्विस अभी मिलना नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। आने वाले दिनों में हमारे डिपार्टमेंट में जहां सर लगभग 1000 पद रिक्त है, 1000 या 1500, और हम कंटिन्यूअस डेपुटेशन पे लोग ले रहे हैं जिनको खादी और ग्रामोद्योग आयोग से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। और हमारा डिपार्टमेंट एक ही ऐसा डिपार्टमेंट है सर कि जिसमें लगभग 1 या 2 करोड़ खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा हमने रोजगार दिया। एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिसने आज तक 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। आपको लगता है 1 करोड़ लोग है किधर? 1 करोड़ लोग दिखते तो नहीं है किधर ये लोग सर पूरे गांव में हैं। हमारी महिलाएं जो खादी का कपड़ा बनता है और जो खादी बना करके पहनते हैं उसके द्वारा हम रोजगार की बात करते हैं। अगर एक महिला, अगर मैं आपसे साथ कहूं कि आप में से कितने लोगों ने खादी पहनी तो मैक्सिमम 10%। और हम रोजगार की जब बातें करते हैं, मैं खादी का आदमी हूं इसलिए बात कर रहा हूं कि अगर आप एक साड़ी लेते हैं अपनी बीवी के लिए, अपनी बहन के लिए, तो 5 लोगों को रोजगार आप देंगे। 5 लोगों को, 5 बहनों को। सलवार कमीज अगर आप लेते हैं तो अगेन यू आर गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू 5%। और अगर आप एक रुमाल ले रहे हो, भाई के लिए शर्ट ले रहे हो, तो 2 महिलाओं को रोजगार दे रहे हो। और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग में अगर आप सड़कों का कार्यक्रम शुरू करते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा रोजगारी महिलाओं को मिलेगी। और महिलाएं क्यों, आदमी क्यों नहीं काट रहे हैं? क्योंकि आदमियों को हमने रूम्स के ऊपर बिठाया है और महिलाओं को हमने चरखे के ऊपर बिठा दिया। दूसरी बात, एक बड़ी बड़ी सभी संगोष्ठियों में होती है महिला सशक्तिकरण। यहाँ महिलाएं बहुत कम है, मेरे ख्याल से 5 या 10% ही है। महिला सशक्तिकरण के बारे में जब बात होती है तो महिला सशक्तिकरण के बारे में 1 या 2 बात मैं आपको कहूंगा और फिर मेरे वाणी को विराम दूंगा। महिला सशक्तिकरण के बारे में जब बात कही जाती है तो सबसे पहला महिला सशक्तिकरण भारत में किसने अगर किया होगा तो वो है श्री भगवान कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने जब 16,000 महिलाओं के साथ शादी की थी तो सिर्फ शादी वासना के लिए नहीं की, उनका सशक्तिकरण करने के लिए वो की थी। क्योंकि कुछ आंसू लोग उनको डरा रहे थे और जिसके कारण अपने श्री कृष्ण भगवान ने उनको अपना नाम दिया और वो सब मुक्त हो गए और 16,000 महिलाएं स्वतंत्रता से काम अपना करने लगी और वो सशक्त हो गई। तो पहला नाम भारत में श्री कृष्ण भगवान का है। दूसरा नाम महावीर भगवान, जिन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 3,000 महिलाओं को पहली बार भारत की धरती पे अपना जो दीक्षा होती है वो दीक्षा उनको दी और 3,000 महिला पहली बार भारत में शिक्षित हुई अपनी दीक्षा देकर। और उसके बाद जो आदमी था वो बड़ा, जैसा ने कहा, इस आदमी ने 1 नहीं 2 नहीं लगभग 3-4 लाख नहीं 8 लाख 10 लाख महिलाओं को रोजगार देते हुए सशक्तिकरण उनका किया। और आज वो 10 लाख की 10 लाख महिलाएं आज भी हमारे चरखे, आप अगर आंकड़े देखने हमारे वेबसाइट पे पढ़ देख सकते हैं कि उन महिलाएं, चाहे वो राजपूत हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, वो महिलाएं आज भी काम कर रही हैं और उनको अपना उदर निर्वाह कर रही है। गुजरात के अंदर हम लोग जब इधर उधर जाते हैं और देखते हैं अलग अलग पद्धतियां हैं, अलग अलग देश है, प्रदेश है। आप सुईगांव की तरफ जाएंगे पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ तो समाज अलग है। हम और कहीं थोड़ा नजदीक आते हैं तो राजपूत बहनें वो घूंघट पहन के ही बात करती है और 3 टायर में बात करती है। अंदर में वो रहेगी, बीच में उसका हस्बैंड या लड़का रहेगी और हम बाहर में रहते गेट में तब बात किया जाती है। आज भी वो घूंघट अवस्था को हटाने की काम हमारे हाथ में है या नहीं है ये मुझे मालूम
मालूम नहीं ज्यादा, क्योंकि सोशल वर्क में ज्यादा उसमें लगता नहीं है। बट काम अगर सचमुच में ये करना है और बेरोजगारी दूर हटानी है, तो कहीं ना कहीं ये पर्दा पद्धति हमको बंद करनी होगी, चाहे फिर महिलाओं की हो, आदमियों की हो। दूसरी बात जो आती है वो मैं समझता हूँ जातिवाद, और जातिवाद में भी बहुत सारे लोग आज भी घिरे हुए हैं। वो जातिवाद खत्म होना अति आवश्यक है, उससे भी रोजगार ज्यादा मिलने की आवश्यकता मैं समझता हूँ बहुत सी जगह पर। कई स्टेट्स में मैं जाता हूं, आज भी जात लेकर के काम दिया जाता है कई स्टेट्स, और अगर ये रुक जाए कहीं ना कहीं तो मैं समझता हूं रोजगारी को और ज्यादा हम सोचते हैं आयाम ढूंढा जा सकता है। हमने बहुत सारे आयाम कवर किए हैं। आपने डेनिम जीन्स का नाम सुना होगा, हमारी अमित मिल है यहाँ पर, उसके द्वारा हमने डेनिम जीन्स जो हम 300 रुपये मीटर का बनाते हैं, और हमारा जो डेनिम जीन्स का जो डिवाइस के स्टोर है उसमें अगर आप कहीं जाएंगे तो आपको 15,000 रुपए का वो डेनिम जीन्स मिलेगी, और इस स्टोर से अगर आप वो लेते हैं तो 400 रुपए या 300 रुपया पर मीटर का वो कपड़ा मिलता है, आपको सिलाने की सिलाई अलग से देनी पड़ती है। बट ब्रांड अगेन वो वैल्यू करता है, और आजकल सब लोग ब्रांडेड कपड़ा पहनते हैं। मैं इस मंच से फिर से आपको दोबारा एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग भी आज यहाँ पर आए हैं, 2 अक्टूबर झा साहब ने बताया नजदीक आ रहा है, 2 अक्टूबर को यहाँ शिक्षण मंत्री से द्वारा, पीएम से द्वारा, सीएम से द्वारा हमारे सभी स्टोर्स खुले हैं 2 अक्टूबर को, और हम सब लोग खादी पहनने वाले हैं, खादी परचेज करने वाले हैं। एक छोटा सा रुमाल अपने भाई बहनों के लिए आप भी लें, ताकि हम और 4 बहनों को रोजगार दे सकें। और अगर आपको कुछ भी ज्यादा जानकारी नहीं हो, हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री संजय हेडाव साहब, आपकी रहबरी, आपका मार्गदर्शन यकीनन यहाँ उपस्थित हमारे युवा उद्यमियों को एक नई राह दिखाएगा, करने पर यकीनन आमदद करने वाला है, इसमें कोई दो राह नहीं है। देखिए सज्जनों, आइए अब इसके बाद जिस व्यक्ति विशेष को मैं हमारी रहबरी के लिए, हमारे मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं, उनके बारे में कहने को अगर जाए तो बहुत कुछ है, लेकिन इतना एक कहना बहुत मुझे जरूरी लग रहा है कि वैसे बेसिकली आईआईटी से आपने जब अपना क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया, अपनी पढ़ाई मुकम्मल की, तो ज्यादातर दुनिया में ये देखा गया है कि इस क्षेत्र से निकलने वाला व्यक्ति कोई भी एक अच्छी पोस्ट को, कोई भी एक अच्छे पद को संभाल करके बैठ जाता है, सरकारी या गैर सरकारी महकमों में जॉब लेकर के अपने कार्य को आगे बढ़ाता है। लेकिन हमारे ये मेहमान कुछ और करने की चाह रखते थे, इन्हें फिक्र थी हमारे समाज के युवाओं की, हमारे समाज के लोगों की, इन्हें फिक्र देश की, इसलिए इन्होंने कुछ नया साहस किया और एंटरप्रेन्योरशिप सेक्टर में ये आए। न कि खुद साहसिक बने, बल्कि अपने मार्गदर्शन और अपनी करने से कई और लोगों के जीवन में भी साहसिकता के नए नए आयाम खोलने का इन्होंने भरपूर प्रयास किया। तो मैं बड़ी मोहब्बत, बड़े खुलूस के साथ सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के आदरणीय श्री डॉक्टर रामनाथ प्रसाद जी को आमंत्रित कर रहा हूं, हम सबकी रहनुमाई के लिए जोरदार तालियों के बीच आदरणीय श्री डॉक्टर रामनाथ प्रसाद, डायरेक्टर सीईडी गुजरात। मंच पे विराजमान पीटीआई के डायरेक्टर सुनील शुक्ला जी, केवीआईसी के डायरेक्टर श्री संजय जी, एनएसआईसी के जोनल हेड पीके शाह जी, और इस ऑडिटोरियम में दूर दूर से आए, मैं ऐसा बताऊंगा कि प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आवाज सुनाई पड़ रही है? ये जो सब्जेक्ट जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आज के लिए बहुत ही रिलेवेंट है।
आज की जरूरत है और हमें उस पर चिंतन मनन अवश्य करना चाहिए। जब हम रोजगार की बात करते हैं, खासकर जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और ये चीज मैं पूरे भारतवर्ष की बात करता हूँ, खासकर नॉर्थ इंडिया में, जब पढ़ाई लिखाई करते हैं, हेलो, जब हम पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं तो एक ही उद्देश्य रहता है कि पढ़ाई लिखाई के बाद नौकरी करनी है। अच्छा, ठीक। तो एक ही उद्देश्य रहता है कि हमें नौकरी मिले, उसमें भी अच्छी नौकरी मिले। हर व्यक्ति का प्रयास करता है और बिहार और उत्तर प्रदेश में लोग निरंतर पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं और एक ट्रेंड चल चुका है। पढ़ाई का मतलब है नौकरी करना। और जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो जस्ट परिस्थिति इसके विपरीत होती है। यहाँ पे हम नौकरी की बात नहीं करते, नौकरी देने की बात करते हैं। तो हमारा एक बहुत बड़ा वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग, जिसपे समाज को नेतृत्व करने का भार होता है, समाज जिससे बहुत अपेक्षा करता है, वो जिस पाथ पे चलते हैं लोग उसको फॉलो करना चाहते हैं, तो समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसको कि हम कह सकते हैं कि IQ से काफी आगे, उनकी सोच अलग है। तो वो जिस रास्ते पे चलते हैं वो रास्ता बताता है कि नौकरी अति उत्तम, सबसे पहले नौकरी करनी चाहिए। ये उसका उद्देश्य है। मैं ऐसा मानता हूं, पढ़ाई लिखाई का उद्देश्य अगर सिर्फ नौकरी करना रहे और धन का उपार्जन करना रहे तो समाज की प्रगति की जो गति है उस पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। पढ़ाई लिखाई का कुछ और भी उच्चतर और उच्चतम उद्देश्य होना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप की जब बात करते हैं तो आज भी IIT और IIM से जो पढ़ के निकलते हैं 99% लोग किसी कंपनी के CEO या इसी तरह की पद की शोभा बढ़ाते हैं। इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में भी एंटरप्रेन्योरशिप का बीजारोपण तो हुआ, लेकिन उसका विकास बहुत ज्यादा नहीं हो पाया। एज ए CET डायरेक्टर लास्ट 2 साल से मैं एसोसिएटेड हूं। ये फील्ड मुझको बहुत ही रोचक लेकिन बहुत ही चैलेंजिंग लगता है। रोचक बहुत है लेकिन ढेर सारे चैलेंजेस है। एक तो जब हम गुजरात सरकार के MSME सेक्टर की बात करते हैं तो MSME सेक्टर में जो भी कुछ किया जाता है, ये डिफिनेशन एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत ही ब्रॉड और आपको बहुत इसमें मंथन करना पड़ेगा। अगर मान लें कि कोई कपड़े की दुकान कर रहा है या किसी ने कोई ग्रोसरी का शॉप खोल लिया और अच्छे से चला रहा है, धन उपार्जन कर रहा है, अपने साथ दूसरों लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है, तो क्या आप उसे उद्योग साहसी नहीं मानेंगे? अगर हम इस तरह की परिभाषा लेते हैं कि हर कोई जो कि इंडिपेंडेंटली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के डिफिनीशन को सार्थक करते हुए व्यवसाय खड़ा कर करके अपना
जीविकोपार्जन के साथ दूसरे को जीविकोपार्जन में मदद करे तो क्या उसे हम साहसी न कहें, उद्योग साहसी न कहें? हमारे एमएसएमई के डिफिनेशन में इस तरह के लोग भी आते हैं, क्योंकि एमएसएमई का जो पहला अक्षर है एम, वो माइक्रो एंटरप्राइज, इंडिविजुअल लेवल पे छोटे छोटे यूनिट्स, जरूरी नहीं है कि वहां मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी हो। तो डेफिनेशन एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत ही ब्रॉड है। जब हम एजुकेटेड क्लास में जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो हमारा नजरिया थोड़ा अलग होता है, क्योंकि वो क्लास इंटेलिजेंट क्लास, वहां हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ अलग एंगल से एंटरप्रेन्योरशिप को डिफाइन करें, उसमें कुछ इनोवेशन आए, नयापन आए। उदाहरण के लिए मैं जैसे आपको बोलूंगा बिग बास्केट। बिग बास्केट की अगर बात करेंगे तो काम क्या करता है? ग्रोसरी का चीज, सब्जी, भाजी, ग्रोसरी के जो दूसरे घर के आइटम्स होते हैं, आपको घर पे डिलीवरी देता है, आउटपुट तो ही है, करने का होता है और हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं। काम वही है लेकिन तरीका बदल गया, उसका रिस्पेक्ट समाज में आ गया। तो एक तो मैं सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन सबसे बोलूंगा कि पहले अगर कोई आदमी व्यवसाय करना चाहता है तो उसे पहले इज्जत की नजर से देखें। तो एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट जोर शोर से तब होगा जबकि इसको हम इज्जत देंगे और उसको इज्जत की नजर से देखेंगे, डिफरेंटली इसका बहुत ज्यादा विकास होगा। जब मुझे गुजरात में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बात और उसके विकास की बात की जाती है तो मैं दो तरह का सेक्शन देखता हूं। एक तो जहां की हम मास एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं। मास एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब हो गया दूर दूर गांव में बैठे लोग, उनका कुछ भी क्वालिफिकेशन हो हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता है। क्या उनके लिए हम रोजगार क्रिएट कर सकते हैं अपने ट्रेनिंग के माध्यम से? अगर करते हैं तो इसमें गांव में रहने वाला अंतिम जो आदमी है उसको भी इसका फायदा मिलता है और ये मास लेवल पे उसका एडवांटेज है। तो इसको हम मास एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं। थोड़ा तो ये मास एंटरप्रेन्योरशिप है। जब मैं एजुकेटेड क्लास की बात करता हूं तो एज ए सीईटी डायरेक्टर मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं, मेरा कभी भी मेरे दिमाग में आईआईटी, आईआईएम या जो टायर 1 के जो कॉलेज है उनकी तो बात और उनके विषय में सोचता भी नहीं, क्योंकि उनके हाथ पकड़ने वाले हजार लोग बैठे हुए हैं। मैं भी आईटी का हूं लेकिन नहीं सोचता, ऑनेस्टली बोलता हूं, जब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बात आती है और जब सरकार का जब मुहिम है कि बेरोजगारी को खत्म किया जाए तो मेरा मास एंटरप्रेन्योरशिप का जितना फोकस है उतना मैं उस तरह के जो टॉप ब्रेन्स बैठे हुए हैं उस पर मैं आता। और मेरा ऐसा मानना है कि जो हाईली एजुकेटेड हैं, काफी ज्यादा जिन्होंने पढ़ाई लिखाई कर लिया, वो दो ही काम करने के लिए अपने को ज्यादा सुटेबल पाते हैं, अच्छा से अच्छा जॉब उनको मिल जाए और अगर वो बहुत ज्यादा डेप्थ में गए हैं तो उनका रिसर्च का माइंड होता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो मैं देखता हूं कि जो बी ग्रेड का जो कॉलेज है, जहां के बच्चे उतना स्कोर नहीं करते, 9 पॉइंटर नहीं है, 10 पॉइंटर नहीं है, अगर हम वहां ढूंढें तो वहां पोटेंशियल हमें काफी दिखता है। और ऑनेस्टली बताऊं, जब मैं पढ़ता था तो मैं भी बहुत पढ़ाकू था, काफी पढ़ाकू। हमारे कुछ कलीग्स एमएल अकेडमी की यहाँ उपस्थित हो गए, हम उसको जानते होंगे, बहुत पढ़ता था, पढ़ाकू कहता था मैं। और जब आप बहुत बुक वर्म रहेंगे तो आपको अपने विषय में भी सोचने की चिंता नहीं रहेगी, आप अपने विषय में भी कम सोचेंगे, क्योंकि आपकी दुनिया कुछ और होती है, आप खोए होते हैं। ये जो मिडिल ग्रेड के जो बच्चे होते हैं, जिनके पास में है कि चलो मेरे को 60% ले आना, फेल नहीं करना है, सम्मानजनक स्कोर लाना है, उनके पास इतना प्रचुर टाइम होता है कि अपने इनहेरेंट दूसरे क्वालिटीज को वो सर्च कर सकते हैं, उसको निखार सकते हैं। और हमें ये जो दूसरा जो वर्ग है उससे हमें बड़ी अपेक्षा रहती है कि एंटरप्रेन्योरशिप के मामले में ये हमारे लिए बहुत मददगार साबित हो सकते हैं।
और मैं गुजरात में भी जो कॉलेजेस हैं, खासकर जो सेकेंड टायर के कॉलेज है, उसको मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ अपने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट से खोलने के लिए। और सीईटी आज के डेट में 50 से ज्यादा कॉलेजेस के साथ में मिलकर काम कर भी रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप का मैं एक और आपको बताऊंगा, ये डेवलपमेंट क्यों मुश्किल है। क्योंकि जो रियल एंटरप्रेन्योर होते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि रियल एंटरप्रेन्योर कभी भी प्रचुर मात्रा में पैसा कमाने के लिए तो एंटरप्रेन्योरशिप पे नहीं आता है। जो रियल एंटरप्रेन्योर होता है वो बेसिकली एक धनी, एक पैशनेट आदमी होता है, जिसको किसी चीज की पैशन होती है। और उस पैशन के तलाश में वो अपरिचित पथ पे चल पड़ता है, जहां रिस्क है। और रियल एंटरप्रेन्योर्स के कोई मॉडल होते भी नहीं। जो रियल ट्रू एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनका कोई कंपटीटर है तो खुद है, क्योंकि वो इनोवेटिव है, उनका आइडिया इनोवेटिव है। किसी से तुलना कर करके, किसी आइडिया को बोरो कर करके एंटरप्रेन्योर नहीं बनना चाहते। तो इस तरह के जो पैशनेट लोग होते हैं, वो अपने पैशन में जीते हैं। उनके लिए कोई रोल मॉडल नहीं होता। वो अपनी दुनिया में अपने पैशन की तलाश में आगे बढ़ते हैं, बड़े बड़े प्रोसेस में एंटरप्राइज सेट करते हैं, लाखों लोगों का कल्याण करते हैं, खुद भी जीते हैं, दूसरों को भी जीने में मदद करते हैं। जो रियल एंटरप्रेन्योर्स है, उनका पैशन उनको वहां पहुंचा देता है जहां पैसे उनके पास में आते हैं। पैसा कहीं जाता नहीं है। हम लोग भी जब जॉब, हमारी भी गवर्नमेंट में जो लोग जॉब करते हैं, एक पैशनेट होते हैं अपने जॉब में, तो हर दिन नयापन दिखता है, आज कुछ करो। और नयापन उनको कार्यक्षम जीने के लिए प्रेरित करता है। लाइफ उनकी फुल ऑफ चैलेंजेस और प्लेजर से बनी होती है। सैलरी कहां भागी जाती है? सैलरी तो 30 तारीख को मिलने वाली है। और जो पैशनेट लोग नहीं होते हैं, 30 तारीख की जारी करते हैं कि 30 तारीख कब आए। और इस प्रोसेस में वो अपना भी कल्याण करते हैं, सिस्टम का भी नुकसान करते हैं, और ओवरऑल हमारा पूरा सिस्टम को कोलैप्स करते हैं। और दुख की बात यह है कि ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि डे वन से हमें यह भी बताया जाता है कि पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी मिल जाएगी, जिंदगी मस्त हो जाएगी, आसान हो जाएगा, जितनी पढ़ाई मेहनत करती हो कर लो, नौकरी बात है नहीं, बड़ी आसानी से आसान जिंदगी हो जाएगी। दिमाग में कहीं भी इस चीज का बीजारोपण करना हमें मेहनत कश होने से रोकता है। हम मेहनत कश नहीं बन पाते हैं। मां जो अपने बच्चों को पालती है, बड़ा डिफिकल्ट काम है, लेकिन उसके लिए बहुत सरल काम है। बच्चों को पालना अपने मां के लिए बहुत ही सरलतम जॉब है। कठिन से कठिन परिस्थितियां पैदा होने के लिए उसको अच्छे से पाल लेती है, एंजॉय करती है, पैशन है उसका। तो जब आदमी जब पैशनेट होता है, तो उसे ऐसा नहीं लगता कि वो काम कर रहा है, काम स्वतः होता है, काम अपने आप होता है। उसको एफर्ट लगाता है, दुनिया देखती है एफर्ट लगा रहे हैं, लेकिन होता उनके लिए एफर्टलेसली है। तो रियल एंटरप्रेन्योर की जब हम बात करेंगे, तो मेरा ऐसा मानना है कि रियल एंटरप्रेन्योर के लिए 2 चीज बहुत जरूरी है। एक तो पैशन, दूसरा हार्डवर्क। पैशन के लिए उन्हें कर्म योगी बनना पड़ेगा, और हार्डवर्क के लिए उनको श्रम योगी बनना पड़ेगा। उनको श्रम भी करना है, लेकिन योग की तरह उनको मन लगना चाहिए। उनको कर्म भी करना है, लेकिन कर्म उनको मजा होना चाहिए। अगर ये जब दोनों चीज का कॉम्बिनेशन होता है, तो एंटरप्रेन्योर पैदा करते हैं। इसीलिए हमें एंटरप्रेन्योर का डेफिनेशन बहुत ही करेक्टली समझना चाहिए। अगर हम इस तरह की भाषा और इस तरह का अगर डिफिनेशन लेके अगर एंटरप्रेन्योर की जर्नी करेंगे, हो सकता है मुकाम आने में वक्त लगेगा, लेकिन हम पहुंचेंगे जरूर। रास्ता हमारा सही है। तो सीधी में मैं इस तरह के एंटरप्रेन्योरशिप को
प्रमोट करने का स्वप्न देखता हूं। डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मैं समझता हूं डिफिकल्ट भले हो, इसके चलते पद से हटना भी नहीं चाहिए, रास्ता छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो जो लोग भी प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, आप ये समझ लीजिए, पहले थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, अपने अंदर की आवाज सुनिए, मत तुलना कीजिए किसी टाटा के फर्म से, अंबानी के फर्म से। किसी को रोल मॉडल बनाने की जरूरत नहीं है। टाटा ने भी किसी का रोल मॉडल बना करके टाटा नहीं बने। हर इंसान, हर आदमी अपने आप में यूनिक है। जब आप खुद अपने आप में यूनिक हो तो किसी दूसरे से तुलना कर कैसे सकते हैं? आप नहीं कर सकते। हर लोग यूनिक हैं, सब में यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। आप तुलना मत कीजिए, आप खुद देखिए कि आप किस चीज के लिए बेस्ट सुटेड हैं, और आपको उसके लिए होता है कि आप खुद जज नहीं कर पाएंगे, आपको मदद की जरूरत है। तो हमारे ऐसे जो सीईटी के जो संस्थान है, मेरे को नहीं लगता कि बिहार और यूपी में इस तरह का संस्थान है। अगर है तो बहुत अच्छी बात। मैंने देखा कि संजय झा जी बिहार प्लानिंग के आने वाले थे, आए हैं क्या? नहीं आए हैं। तो मैं तो उनसे थोड़ा बात भी करना चाहता था कि सीईटी का मॉडल बिहार में क्या कुछ कर सकते हैं क्या उस डायरेक्शन में? ऐसा मैं कभी सोच रहा था। हालांकि मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि यहाँ का मॉडल अपनाइए, क्योंकि गुजरात की परिस्थिति को बिहार की परिस्थिति से आप तुलना नहीं कर सकते। जब आप तुलना नहीं कर सकते, इस मॉडल को डायरेक्टली वहां लेके नहीं जा सकते, कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ आप उसको रिप्लिकेट करने की ट्राई कर सकते हैं। तो सीईटी आज के डेट में जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो काम कर रहा है, सीईटी जो आज के डेट में जो एंटरप्रेन्योरशिप का काम कर रहा है, ये एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स सबके लिए ओपन है। कोई एजुकेशन का बैरियर नहीं। हमारे प्रोग्राम में एकेडमिक का भी कोई फोकस नहीं है। ये हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम है। 40 लेक्चर 15 दिन से 1 महीने के प्रोग्राम में होते हैं, और उस 40 लेक्चर को हमने कोई सिलेबस नहीं रखा है। और हम ये चाहते हैं कि उस लेक्चर को हम लोग कोशिश करते हैं कि फैकल्टी भी वो हो जो कि उस एरिया में एंटरप्रेन्योर है, कि वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें, मोटिवेट करें। आप अगर सक्सेसफुल है, रियल में आपने प्रैक्टिस किया है, तभी आपकी ऑरा दूसरे को इफेक्ट करेगी। अच्छा बोलना आसान है, लेकिन अच्छा करके बोलना वो एक अलग बात होती है। तो हम लोग इसी तरह की कोशिश करते हैं कि हमारे जो सक्सेसफुल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिन्होंने इस एंटरप्रेन्योरशिप के एरिया में, जो मैंने आपको 2 वर्ड बताया, कर्म योगी और श्रम योगी, क्योंकि इस दोनों वर्ड पे मैं बहुत फोकस करता हूं, क्योंकि ये हमारी व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है। वैल्यूज और इथिक्स को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है, अनइथिकल प्रैक्टिस को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। तो इस तरह के जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम उनकी तलाश करके जो प्रोस्पेक्टिव ट्रेनिंग हैं, उनको उससे इंटरैक्ट कराते हैं। बहुत बड़ा लक्ष्य है। फॉर्चुनेटली हमारे साथ बहुत सारे कॉलेज जुड़ रहे हैं। हमारे अगर सीईटी के वेबसाइट पे जाएंगे तो आज के डेट में हमारा वेबसाइट ऐसा है कि बच्चे वहां अप्लाई कर सकते हैं, और सर्टिफिकेट भी कोर्स के बाद वहां ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। इतना सारा ऑटोमेशन हमने आईटी का हेल्प लेके किया है। जो भी ट्रेनिंग पार्टनर अप्लाई करना चाहे ऑनलाइन अप्लाई करेगा, हर चीज ऑनलाइन होगा। सिर्फ हम प्रिंट तब लेते हैं जब पेमेंट करना होता है, बाकी सारे प्रोसेस ऑनलाइन है। सारे प्रोसेस हमारे ऑनलाइन हैं, और ये भी इसलिए किया गया है कि ट्रांसपेरेंसी है। क्योंकि ऑनलाइन के बाद ट्रांसपेरेंसी डिफिनेटली बहुत अच्छी होती है। आई थिंक मैं बहुत ज्यादा बोल गया और जब दिल से जब बात होती है तो समय का भान नहीं होता है। मैं अपने शब्द को यही विराम दूंगा। आप में से मैं समझता हूँ ज्यादातर लोग शायद गुजरात में रह रहे हैं। जरूर हमारे वेबसाइट पर जाइए। हमारे जो ऑफिसर्स और स्टाफ हैं फुल टाइम आपको किसी भी तरह की कोई भी जरूरत हो उसको सॉल्व करने के लिए तैयार है। मैं आप सबके भविष्य की बहुत ही तहे दिल से शुभकामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर रामनाथ प्रसाद जी। काफी कुछ हम सब ने इनकी बातों से जाना कि नहीं, कुछ मजा आया, पॉजिटिविटी आई आप लोगों में। हाँ, और आगे बढ़ना है हमें, हाँ कि ना? हाँ कि ना? क्या बात है। न पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। कि न पूछो मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर में, ना हारूंगा हौसला उम्र भर में, ये मैंने खुद से ही वादा किया है। तो आज हमें अपने भीतर छिपे हुए एक साहसिक व्यक्तित्व को उजागर करना है। हमें जंग लड़े खुद से, और कहीं हम हौसला तोड़ते हैं तो रहबर हमारे पास एक बहुत बड़ी फौज यहां बैठी है, और उस फौज के एक सिपह सालार जिनको आज बहुत हमें गौरव महसूस हो रहा है कि मुख्य अतिथि श्री के रूप में हमने पाया है। वैसे एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के आदरणीय श्री शुक्ला जी से मैं विनती करना चाहूंगा कि कृपया में आए और हम सब के लिए नई नई राहें, नई नई बातों का एक बहुत बड़ा जखीरा खोल दें। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय झा साहब, संजय जी, डॉक्टर प्रसाद, मंच पर विराजमान अन्य महानुभाव और अलग अलग जगह से पधारे हुए आमंत्रित अतिथि, सबसे पहले मैं अपनी ओर से और भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान EDI की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं यहां पर आ जाने के लिए। मेरा काम डॉक्टर प्रसाद ने बड़ा आसान कर दिया। बहुत बढ़िया तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सहज सरल भाषा में उन्होंने बताया और आप सबको काफी इंस्पायर और मोटिवेट किया। मैं खुद बड़ा मोटिवेटेड फील कर रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि इस इवेंट के बाद हमारी जो जानकारी है उद्यमी के बारे में, उद्यमिता के बारे में, उद्यम के बारे में, उसमें जरूर भी होगी, और हम इस दिशा में और अच्छी तरह से काम करने के लिए प्रेरित होंगे। डॉक्टर प्रसाद, बहुत बहुत आभार आपका। मैं थोड़ा सा EDI और CED का जो रिलेशनशिप है इसके बारे में बताऊं। बहुत कम लोगों को शायद जानकारी होगी कि उद्यमिता का पहला कार्यक्रम देश में या इस पूरे साउथ एशिया में गुजरात में हुआ था। करीब 50 साल पहले, सबसे पहले 1970 में पहला जो EDP कहा जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका मॉडल EDI चलाता है, डॉक्टर प्रसाद या दूसरी और संस्थाएं चलाती हैं, ये पहला प्रोग्राम यहाँ पर गुजरात में हुआ है। गुजरात ने बहुत सारी चीजों में इनिशिएटिव लिया है, एंड EDP ट्रेनिंग इज वन ऑफ देम। पहली GIDC ने एक प्रोग्राम चलवाया था, 3 महीने का पार्ट टाइम एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम था। वो बड़ा सक्सेसफुल हुआ। करीब 25 लोगों में से 21 लोगों ने अपना उद्यम स्थापित किया। उसके बाद एक दूसरा कार्यक्रम दिया गया, लगभग उसी तरह का रिजल्ट आया। फिर उसके बाद जहां लोगों ने इसको सराहा, एक बात ये होती कि भाई गुजरात तो वैसे भी बड़ा उद्यमी स्टेट है, यहाँ तो लोग यही मानते हैं कि नौकरी अटले गुलामी, तो यहाँ तो उद्यम स्थापित करेंगे ही। बट कैन यू रिपीट दिस एल्सवेयर? क्या ये मॉडल दूसरी जगह चलाया जा सकता है? तो ऐसे जगहों में देश के जहां पर माना जाता था कि शायद उद्यमिता को विकसित करने में बड़ी कठिनाई होती है, जैसे कर्नाटक का बीदर है, उड़ीसा का कोई एक क्षेत्र है, एक इकोना करके बड़ी छोटी जगह उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में है, ऐसी ऐसी जगहों पर ये चलाया गया और उसको उस मॉडल को डेवलप किया गया, टेस्ट किया गया, लगभग उसी तरह का, उतना ज्यादा नहीं जितना सक्सेसफुल गुजरात में है, क्योंकि बहुत सारे कारक होते हैं उद्यमी बनाने में, लेकिन इतना सक्सेसफुल रहा कि उसकी वजह से एक संस्था स्थापित करने की जरूरत जरूर महसूस की गई। और गुजरात सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया और देश की पहली संस्था सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसके डायरेक्टर डॉक्टर प्रसाद हैं, ये यहाँ पे गुजरात में एस्टेब्लिश हुई थी।
गुजरात में ये संस्था एस्टेब्लिश हुई, इसने काम शुरू किया और ये जरूरत समझी गई कि सिर्फ गुजरात क्यों, देश के बाकी जगहों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए और इस तरह से एक नेशनल इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश होना चाहिए। तो 79 में सीईडी स्थापित हुआ और 1983 में ईडीआई ओरिजिनेटेड फ्रॉम सीईडी। हम ये बड़ा गर्व से कहते हैं कि सीईडी एक ऐसी सफल संस्था ईडीआई को निकाला और इन दोनों संस्थाओं को जो सूत्रपात जिन्होंने किया, जिन्होंने दोनों को जोड़ा, दोनों को स्थापित किया, डॉक्टर बिहारी भाई पटेल, बीजी पटेल, पिछले वर्ष मोदी जी की सरकार ने उनको पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा। ईडीआई और सीईडी ये स्थापित करता है कि देश में उद्यमिता की आवश्यकता है और पिछले कुछ वर्षों में इसका काफी प्रचार और प्रसार एटलीस्ट अवेयरनेस के लेवल पर हुआ है। 25 वर्षों से मैं इस संस्था में हूं और मुझे मालूम है कि जब पहले हम लोग प्रोग्राम करते थे, प्रोग्राम प्रमोट करते थे, तो लोगों को बताना पड़ता था कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, इस कार्यक्रम से क्या होगा, क्या सीखेंगे। कुछ लोग सर्टिफिकेट के लिए आते थे, कुछ लोग सोचते थे कि इससे प्लेसमेंट होगा, अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स थे और बड़ी कठिनाई होती थी। जब हम फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम करते थे एंटरप्रेन्योरशिप में, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के टीचर्स को बुलाते थे, तो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के प्रबंधन उन टीचर्स को भेजते थे जिनकी वो समझते थे कि यहाँ 2 हफ्ते 3 हफ्ते जरूरत नहीं है, और वो टीचर यहाँ के पूछते थे भाई यहाँ हम क्या करें। और वहां से स्थिति अभी काफी इतनी बढ़िया हो गई है कि आज देश में हर वर्ष करीब 100 फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं। विभिन्न संस्थाएं करती है, ईडीआई करती है, सीडी करती है और अच्छी संस्थाएं करती हैं। 10-12 प्रोग्राम हमको देखकर में और अभी वो लोग इसमें आते हैं, चाहे वो शिक्षक हो, प्रशिक्षक हो या वो स्टूडेंट जो वास्तव में समझते हैं कि हाँ हमारे अंदर कुछ और हम कुछ ये कर सकते हैं। कुछ समय पहले मैंने और मेरे पहले के जो निदेशक है डॉक्टर दिनेश अवस्थी, हम लोगों ने स्टडी की थी जो एमएसएमई मिनिस्ट्री ने स्पॉन्सर की थी। उस स्टडी का पर्पज ये था कि आखिर जब सभी कहते हैं कि उद्यमिता के इतने सारे फायदे हैं, यू कैन बी योर ओन बॉस, कहां तक स्काई इज द लिमिट, कुछ भी कर सकते हैं, फिर लोग इसमें आते क्यों नहीं। तो व्हाट आर द एंट्री बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता में आने के क्या ऐसी बाधाएं हैं जो रोकती हैं। और हमने बड़ा देश में 4 राज्यों में स्टडी किया, काफी बड़ी नेशनल स्टडी की है, उड़ीसा, गुजरात, यूपी, कर्नाटका, अलग अलग जोन्स सेलेक्ट किए थे और उसमें 4 मुख्य बाधाएं निकल करके हैं जिनको एंट्री बैरियर कहा गया। पहली बाधा तो मानसिक है, ताकि जो जिस स्थिति में है हम ज्यादातर उसी में संतुष्ट रहते हैं, भाई ठीक है अभी जरूरत नहीं है, नौकरी एक मिल गई चलो उसी में संतुष्ट है, और खासकर अगर सरकारी नौकरी मिल गई तो बहुत संतुष्ट है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द हायरार्की। दूसरी चीज ये आती है कि हम करना भी चाहते हैं लेकिन कुछ समय जरा रुकना चाहते हैं, रुक करके देखते हैं, थोड़ी देर इंतजार करते हैं, बिकॉज वी वांट टू गेन एक्सपीरियंस, या हम फाइनेंस इकट्ठा करना चाहते हैं या कॉन्टैक्ट नेटवर्क डेवलप करना चाहते हैं। तीसरा है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर वो आत्मविश्वास की कमी है उद्यमिता के बारे में जानने की, किस तरह का बिजनेस, कौन सा मॉडल, कौन सी संस्थाएं। और एक चौथी चीज निकल के आई वो ये है कि स्टूडेंट या विद्यार्थी या युवा अगर करना भी चाहता है अपना खुद का रोजगार, तो उसको उसके घर के जो मेजर डिसीजन मेकर्स हैं, चाहे वो पेरेंट्स हों या बड़े बुजुर्ग हों या टीचर्स हों, जिनकी चलती है, वो कहीं ना कहीं वो उनको थोड़ा सा डिस्करेज करते हैं। इस मॉडल के आधार पर ये अपनी मिनिस्ट्री ने एक स्कीम निकाली जिसको ईबीडीसी कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस डेवलपमेंट सेल, जो विभिन्न संस्थाओं में खासकर एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में इसको उन्होंने उसके लिए बोला और कुछ संस्थाओं ने इसका लाभ लिया। इसका एक, जैसे मैंने जो पहला बताया कि एक मानसिक ज्यादातर है, माइंडसेट है। जब हमने ये स्टडी की और लोगों से पूछा कि भाई आप लोगों का अगले 5 वर्षों के अंदर जो युवा हैं, जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थे या जो नए जो युवा जो नई नौकरी में लगे थे, उससे ये पूछा कि आप लोगों का अगले 5 वर्षों का क्या कार्य योजना है, क्या करना चाहते हैं, व्हाट इज योर कैरियर प्लान। उसमें से सिर्फ 19.2% ने कहा कि किसी न किसी तरह से हम बिजनेस के कार्य में जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो अपना खुद का या फैमिली बिजनेस या फ्रीलांस कंसल्टेंट और एनीथिंग एल्स।
लगभग 81% लोगों ने ये कहा कि नहीं हम आगे पढ़ाई करना चाहेंगे या नौकरी करना चाहेंगे या ये करेंगे, लेकिन बिजनेस से दूर दूर तक उनका कोई प्लान नहीं था। जब उनको ये कहा गया कि भाई आपके मन में क्यों डर है, क्या बात है, व्हाट आर द रीजन, क्यों आप ये नहीं आना चाहते हैं, उन्होंने जो कारण बताए उसमें 3 कारण मुख्य थे। एक तो था फाइनेंस, कहां से हम क्रेडिट लेके जाएंगे, दूसरा ट्रेनिंग फॉर बिजनेस एंड मैनेजमेंट, और तीसरा बिजनेस प्लान, जो डीपीआर जिसको हम कहते हैं डिटेल्ड रिपोर्ट डेवलप करने के। और जब हम लोगों ने उनसे ये बात की कि अगर मान लीजिए आपकी ये सारी जो चिंताएं हैं इस के बारे में सोचना चाहेंगे, 58% लोगों ने उसमें से कहा कि हाँ हम जनता के बारे में विचार करना चाहेंगे। So it only proves that it is mostly it is a mindset related. संजय भाई ने बड़ी अच्छी एक बात की कि चाहे अच्छी संस्था से आप आए, संजय भाई ने कहा, झा साहब ने भी वो हाईलाइट किया, ये IIM या लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में हमारे यहाँ जो 2 साल का कार्यक्रम यहाँ चलता है, हमारे यहाँ डॉक्टरेट भी चलता है। आप पीजी करें, डॉक्टरेट करें, यहाँ से करें, बाहर से करें, बट यू आर नॉट एन एंटरप्रेन्योर अनलेस यू हैव प्रूव्ड दैट थ्रू योर वर्क, थ्रू योर अलग सब्जेक्ट है। एक संस्था है वर्ल्ड 2-3 मिनट और एक ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर, जो दुनिया में हर साल 1999 से लेकर के सर्वे करती है। करीब 70 देश इस सर्वे में आते हैं और ये एंटरप्रेन्योरशिप की सबसे बड़ी स्टडी कही जाती है, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर। भारतवर्ष भी इसमें है पिछले 6 साल से और ईडीआई को लीड कर रहा है। पिछले 3-4 साल के जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें से 2-3 हम जरा हाईलाइट करेंगे कि हम उद्यमिता में कहां जा रहे हैं। जो ये 18 से 64 साल 64 इयर्स के एज ग्रुप को सर्वे करता है, जिसको कहा जाता है कि टोटल अर्ली एज एंटरप्रेन्योरशिप TEA। और ये सबसे ज्यादा जो TEA है, जो टोटल अर्ली एज एंटरप्रेन्योरशिप है, ये चाहे उन लोगों का जो अभी एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो या 3 साल 3.5 साल के अंदर ऑलरेडी उन्होंने अपना बिजनेस लॉन्च कर दिया, उनको ये इस श्रेणी में गिना जाता है। एस्टेब्लिश्ड एंटरप्राइजेज उससे आगे की है। तो जो TEA में है इसमें सबसे ज्यादा 25 से 44 साल की उम्र का करीब 20% रिप्रेजेंटेशन है। यानी जो हमारे देश की जो TEA है, जो पिछले 2-3 साल से थोड़ी सी बढ़ी है, पिछले करीब 6-7% हुआ करती थी, ये करीब 10% से ऊपर 10-11% के बीच में है, 10.6 टू बी प्रिसाइज। और इसमें भी जो सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेशन है एंटरप्रेन्योरशिप का, इस स्टडी के हिसाब से 25 से 44 करीब 20% है। दूसरी चीज है जो मेल और फीमेल के बीच में। पहले ये मेल और फीमेल के बिजनेस पार्टिसिपेशन में काफी गैप होता था, करीब 5 से 6% का गैप हुआ करता था। जैसे 15-16 का डेटा है, मेल में है 13.6, फीमेल का है 7.9। वो आगे बढ़ के 13.5 और 7.6 मेल और फीमेल का हो। अभी ये इन दोनों के बीच का जो गैप है ये करीब 2-2.5% रह गया घट कर। यानी कि जो महिलाएं हैं वो उतनी ही तेजी से आगे बढ़ रही हैं जितनी तेजी से पुरुष युवा इसमें आगे बढ़े हैं। ये बड़ा हेल्दी साइन है, बिकॉज आधी आबादी को हम अवॉइड नहीं कर सकते। जो एस्टेब्लिश्ड बिजनेस ओनरशिप है, जो 3.5 साल से बाद के हैं, उनकी क्या कहानी है वो भी इस सर्वे में है। और 16-17 में ये करीब एस्टेब्लिश्ड बिजनेस ओनरशिप 4.6 हुआ करती थी, जो अब 17-18 के सर्वे में बढ़ के 4.6 से बढ़ के 6.2 हो गए। यानी कि जो करीब 3.5 साल से जमाए हैं, जिन्होंने कुछ लोगों को सैलरी भी दी है रेगुलर पेमेंट से। और बिजनेस डिस्कंटिन्यूएशन रेट जो है ये 16-17 में 4.6 थी, जो घट करके 3.2 है। तो
मैं ये समझता हूँ कि इस सर्वे से काफी अच्छी चीजें निकल के आ रही है। उद्यमिता अपनी जगह पर है और इसमें NSIC, KVIC, CED, DI और दूसरी बहुत सारी संस्थाएं और आप जैसे लोगों का इसमें हाथ है और इसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों को एक बार धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद। हमारे अतिथि विशेष आदरणीय श्री सुनील शुक्ला हमें काफी कुछ मोटिवेशनल बातें बताएं और एक खुशी की बात यह है चिंता केवल यहां ही नहीं दिख रही, फिक्र केवल यहां ही नहीं है, फिक्र यहां भी है। इसलिए देखें ऑडिटोरियम को पैक कर दिया गया है, भर दिया गया है, ये बहुत बड़ी बात है कि जितने चिंतित हमारे रहनुमा हैं हमसे, उतने ही राह पर चलने वाले लोग भी फिक्र में लगे हैं और ये सब चाहते हैं, आप सब ये चाहते हैं कि यकीनन कुछ न कुछ अपने लिए किया जाए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, और वही चाह लेकर आप सभी यहां पधारे हैं। तो आप सभी का फिर एक बार शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे कुछ और अतिथि यहाँ पधारे हैं गेस्ट स्पीकर की हैसियत से हमारी इस एंटरप्रेन्योर को सक्सेस बनाने के लिए। बारी बारी मैं उन्हें भी यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगा, ये मेरा सौभाग्य है। सबसे पहले मैं विनती करूंगा आज के हमारे एक और गेस्ट स्पीकर आदरणीय श्री सुशांत दास, कस्टम कमिश्नर अहमदाबाद से, कि कृपया वो अपने स्थान पर खड़े हों और हमारा टीम मिथिला बिगर कॉन्क्लेव की ओर से ये सम्मान स्वीकार करें। मैं विनती करूंगा NN झा अहमदाबाद से जो तशरीफ रखते हैं, कृपया आप आए और हमारे अगले गेस्ट स्पीकर आदरणीय सुशांत दास जी को बुके प्रदान करें। श्री NN झा सर, मैं आपसे विनती करूंगा। मैं एक बात आप सबसे ये शेयर करना बहुत आवश्यक समझता हूं, कुछ और हमारे गेस्ट स्पीकर्स हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं, वो भी समय की मर्यादा को देखते हुए अपनी अपनी बात रखेंगे। उसके बाद हम IT की तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट सेशन कंप्लीट होने से पहले, IT की तरफ जाने से पहले, हम आज के हमारे ऑर्गेनाइजेशन कमेटी की ओर से जितने हमारे मेहमान यहाँ तशरीफ फरमा है उनका सम्मान भी करना चाहेंगे, शॉल और मोमेंटो प्रदान करना है, ये सब कुछ होगा। लेकिन बिफोर दैट मैं सुशांत दास जी से विनती करूंगा कृपया सर आप आए और समय मर्यादा का थोड़ा सा पालन करते हुए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूं आपसे, क्योंकि हमें समय में सब कुछ मुकम्मल करना है। जमाने में वही लोग हासिल करते हैं जो वक्त के साथ कदम से कदम मिलाते हैं, तो हमें वक्त के साथ कदम से कदम मिलाना है और जमाने के साथ चलना है। तो मैं बड़ी क्षमा प्रार्थी हूं। आदरणीय सुशांत दास जी, आप अपनी बात कहेंगे। आदरणीय प्रभात झा जी, साहब जो एंटरप्रेन्योर से लोग हैं, उन्होंने अपना वक्तव्य बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ रखा है। मैं उद्यम के क्षेत्र से नहीं हूँ, मैं सरकार के तरफ से बोलता हूँ, लेकिन यहाँ उपस्थित लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग सभी उद्यम के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं और इन्होंने जो भी मार्गदर्शन आपको अभी यहाँ दिया है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, कैसे डेवलप किया जाता है, समाज में उसको कैसे इज्जत मिलना चाहिए, ये सारी बातें सीखकर आप लोग अपने अपने क्षेत्र में जाकर लोगों को इसके बारे में सेंसिटाइज जरूर करें। इससे इनके द्वारा दिया गया मैसेज लोगों के बीच में फैलेगा और पर्टिकुलरली जो हमारा मिथिला का क्षेत्र है, बिहार का क्षेत्र है, जिसे पिछड़ा माना जाता है, जहाँ बेरोजगारी की बहुत ही ज्यादा समस्या है, गरीबी की बहुत ज्यादा समस्या है और इसके साथ साथ जनसंख्या भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। लोग दूसरे क्षेत्रों में जाने के लिए, पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। वहां यदि जाकर आपके बीच में इसकी चर्चा करेंगे और लोगों को बताएंगे कि आज के समय में नौकरी से ज्यादा महत्वपूर्ण काम उद्यम शुरू करना है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करना है, वहां के लोगों में जो क्रिएटिविटी है उसको उजागर करेंगे और उसे इनोवेटर बनने के लिए प्रोत्साहित करेंगे,
तो मुझे लगता है कि उस क्षेत्र के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। और इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि लोगों को सेंसिटाइज जरूर कीजिए। सेंसिटाइजेशन के बाद का स्टेज आएगा कि आप उसे डेवलप कीजिए, प्रमोट कीजिए और लोगों को बताइए कि इस क्षेत्र को, इसमें जाने से उनको क्या क्या फायदा होगा। ये वहां के एम्प्लॉयमेंट को दूर, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को दूर करने के लिए भी जरूरी है। और साथ साथ क्योंकि मैं कस्टम से हूं, जीएसटी से हूं, तो लोगों को यह भी बताऊंगा कि आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के क्षेत्र में भी आए और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में सरकार के द्वारा दी जाने वाली विभिन्न स्कीम्स का फायदा उठाएं। हो सकता है काफी लोगों को यहाँ एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में जानकारी नहीं, या हो भी तो उसके डिटेल को नहीं जानते हो, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के वेबसाइट में जाइए, हमारे सीबीईसी के वेबसाइट में जाइए और लोगों को मतलब उस वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको सरकार के द्वारा दी जाने वाली बहुत सारी फायदाओं का, बेनिफिट्स का की जानकारी होगी और आप उससे लाभान्वित होंगे। उससे भी हो सकता है कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में काफी फायदा हो। इन दो चीजों के साथ मैं अपना वक्तव्य खत्म करता हूँ। समय की पाबंदी है। मैं बहुत दिल से याद करना चाहूंगा आदरणीय सुशांत दास सर कि आपने हमारे शब्दों की लाज रखी, अपनी बात को, अपनी वाणी को बहुत संयमित रख करके बहुत अच्छी बात कही। बहुत धन्यवाद सर। एक और मेहमान हमारे बीच यहाँ तशरीफ फरमा है एज ए गेस्ट स्पीकर। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हम उन्हें भी सम्मानित करते हुए आदरणीय श्री RN झा साहब जो कि GST ट्रेनर की हैसियत से कार्यरत है। मैं उन्हें अपने स्थान पर खड़े होकर ये सम्मान स्वीकार करने की विनती करना चाहूंगा। RN झा सर GST ट्रेनर, और उनका सम्मान करने के लिए मैं विनती करूंगा श्री सुधीर चौधरी साहब को। श्री सुधीर चौधरी साहब से मेरी विनती है कि आप तशरीफ लाएं और माफ कीजिएगा, सुशील चौधरी साहब से मेरी विनती है कि आप तशरीफ लाएं और हमारे अगले गेस्ट स्पीकर श्री RN झा GST ट्रेनर उन्हें बुके प्रदान करके ये सम्मान प्रदान करेंगे। RN झा सर से मेरी विनती है, संक्षिप्त में आपका भी मार्गदर्शन हमारे लिए बेहद आवश्यक है, तो आप अपनी बात समय मर्यादा को ध्यान में रखते हुए जरूर रखें। बहुत धन्यवाद। आदरणीय DK झा सर, मंच पर विराजमान सभी विद्वान, श्रोतागण, मुझे कल शाम को बोला गया कि आपको कुछ 5 मिनट बोलना है, तो मैंने सोचा मैं एंटरप्रेन्योर हूं नहीं, GST डिपार्टमेंट से हूँ, कस्टम्स एंड GST डिपार्टमेंट से, तो मैं सोच रहा था मैं क्या बोलूंगा सर, जो भी सुनूंगा उसी में से कुछ बोल दूंगा, यही सोचकर मैं आया था। सबसे पहले सर सबसे पहले मैंने एक वर्ड सुना इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, दूसरा सुना स्किल डेवलपमेंट। इसका मतलब इंटरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलपमेंट, मतलब दोनों अलग अलग है, दोनों का मतलब क्या होता है, मैं एज ए लेमैन में क्या समझता हूं ये मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, इसका मतलब होता है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। आप अपने डर से, ये बेसिकली ये एटीट्यूड है सर, ये क्या है कि आप जब कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, जैसे मुझे अगर ये आप ये समझिए कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी अगर आते हैं तो आप एंटरप्रेन्योर हैं। आपको सबसे पहले रिस्क डालने की आदत डालनी है। हम लोग जहां से बिलोंग करते हैं, हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, वहां हमारी एक पर्टिकुलर माइंड सेट है कि हम बिजनेस नहीं कर सकते। इसके पीछे हम लोग पारिवारिक ढांचा को दोष देते हैं, हम लोग सामाजिक ढांचा को दोष देते हैं। और जैसे हमारे मैथिली में कहते हैं जब बिजनेस करेंगे तो परिवार से बस एक ही आवाज आती है मैथिली में कि बाद में देख ले, हमरा नहीं कहा। वो जो माइंड सेट है उससे हम बाहर नहीं निकल पाते। हम सेंट्रल एक्साइज कस्टम्स में नौकरी करते हैं तो कम से कम एंटरप्रेन्योरशिप स्किल तो नहीं, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप मिलते बहुत ज्यादा है। तो हमने देखा कि टाटा में आयरन बन रहा है, आयरन स्टील की फैक्ट्री टाटा में, और फोर्जिंग और कास्टिंग यूनिट राजकोट में कैसे है।
बहुत बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि वहां पे रिस्क टेकिंग जो लोग हैं उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, उनका एटीट्यूड है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकाला। हम क्या आराम से, हमारा क्या है, नौकरी करें शाम के 6 बजे के बाद हाथ में रिमोट होना चाहिए। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं है। जब मैं एक फैक्ट्री में फोर्जिंग के यूनिट में मैं एक बार गया था, तो उनको मैंने पूछा कि सेठ कहाँ, तो पता चला कि सेठ भट्टी के सामने खड़ा है, बस कंफर्ट जोन से बाहर है। मैंने, हमारे एक मित्र है वो रेक्सिन की फैक्ट्री लगाते हैं, रेक्सिन की फैक्ट्री लगा, बहुत बड़ी यूनिट अब हो गई है। मैंने उनसे पूछा कि आपने कैसे लगाया, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा अमेरिका में दोस्त था, बोला रेक्सिन बनाओ। रेक्सिन मतलब लेदर क्लॉथ, रेक्सिन बनाओ। तो मैंने बोला आपने मार्केट नहीं ढूंढा, बोला नहीं, सामान बना लो, मार्केट अपने आप मिलता है। हम बाहर के लोग सबसे पहले सोचेंगे कि मार्केट हो जाए, एसी कमरा हो जाए, एक कार हो जाए, उसके बाद देखते हैं कि मार्केट में बिकने का पूरा हमने बताने के लिए लोग हैं यहाँ पे, जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन के लोग आए हैं, संस्थाएं हैं, बैंक है हमारे पास, बताती है कि आप प्रोजेक्ट लगाइए, हम आपको हेल्प करने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन हम लोग प्रोजेक्ट लगाने का, हमारे घर पे वो लोग आए हैं कि आप प्रोजेक्ट लगाओ, हमको मालूम है प्रोजेक्ट है, हमको सब कुछ मालूम कि क्या प्रोजेक्ट लगाया जाता है, लेकिन हमारी सोच, हमारी मेंटालिटी चेंज नहीं हो रही। उस माइंड सेट को हमको बदलना होगा, हम अपने आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे। सर, इस कंफर्ट जोन से हम लोग बाहर नहीं आएंगे, और उसके लिए ऐसा नहीं कि हम लोग बोलते हैं कि यंग लोग बाहर हैं। ये एंटरप्रेन्योरशिप स्किल सर किसी एज के लिए नहीं, आप कभी भी बाहर आ सकते। अब एक बार मैं दरभंगा के हाल की बात है, मैंने पूछा, एक छोटी सी बात मैंने बता रहा हूँ। मैं दरभंगा में जब मैं गया तो मुझे शौक है मैथिली किताब पढ़ने, तो मैंने पूछा कि हरिमोहन झा बहुत अच्छे राइटर, आप लोगों ने सुना होगा उनका नाम। मैंने बोला उनका किताब ढूंढा, तो एक भी दुकान, मुझे देख के लग रहा था कहाँ का आदमी पहुंच गया जो मैथिली किताब मांगता। तो मुझे लगा कि मैथिली किताब, अब एक तो कि यहाँ पे स्किल डेवलप हो रहा है, एंटरप्रेन्योर से दिमाग में ये आता है कि पाठक तैयार है, लेकिन लेखक भी तैयार है सर। लेखक को पब्लिशर नहीं मिल रहा, पब्लिशर ये सोच के बोल रहा है कि पाठक नहीं, और पाठक तैयार है। करना क्या है यहाँ पे, तीनों का इंटीग्रेशन, आपको पाठक भी मिलेंगे, आपको पब्लिशर भी मिलेगा, आप लेखक भी मिलेगा। अगर जो आदमी आज का युवा वर्ग 3 घंटा फेसबुक पढ़ सकता तो किताब भी पढ़ सकता है सर। आप छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ कि सबसे बड़ा इंटरप्रेन्योर कौन है, सबसे बड़ा इंटरप्रेन्योर ललित जी, आप देखिए आपको कहां से कहां ले आए। इनसे बड़ा इंटरप्रेन्योर क्या होता है कि इनमें एक सोच ये है कि हम कंफर्ट जोन से, ये भी नौकरी करते हैं, चाहते तो ये काम करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन एक कंफर्ट जोन से बाहर आते। ऐसा नहीं है कि आप जो भी आप हम सोच रहे हैं कि केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाए, सेक्टर बहुत है। जो बातें होती है मेक इन इंडिया, स्टार्टअप, ये सारे कंसेप्ट है। हमारे पास कंसेप्ट की कमी नहीं, हमारे पास प्रोजेक्ट की कमी नहीं है, हमारे पास संस्थाओं की कमी नहीं है जो हमको हेल्प करें। बस हम उस कंफर्ट, उस माइंड सेट से, उस डर से निकले, डेवलपमेंट अपने आप को। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आनंद झा साहब। कि परिंदों की उड़ान होती है ऊंची, वो उड़ने से पहले अपने पर तोलते हैं। आपको समर्पित कर रहा हूं कि जान ला दी आपने महफिल में। परिंदों की उड़ान होती है ऊंची क्योंकि वो उड़ने से पहले अपने पर तोलते हैं, और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। और हुनरबाज व्यक्तित्व के मालिक, बहुत अच्छा लगा हमें। आइए और ऐसे ही हुनरबाज, बहुत गौरव हो रहा है मंच को कि उन्हें यहाँ हम सम्मान देना चाहते हैं। आदरणीय श्री प्रभात ठाकुर साहब, वाइस प्रेसिडेंट आईसीआईसीआई, आपसे मेरी विनती है अपने स्थान पर खड़े होकर ये सम्मान स्वीकार करें। और सम्मान करने के लिए मैं राजीव ठाकुर जी से विनती करना चाहूंगा। राजीव ठाकुर जी सूरत, आपसे मेरी विनती है, आपसे अनुमोदन है, कृपया आप तशरीफ लाएं। और हमारे अगले गेस्ट स्पीकर आदरणीय श्री प्रभात ठाकुर, वाइस प्रेसिडेंट आईसीआईसीआई बैंक को बुके प्रदान करके उनका सम्मान करेंगे। सुजीत ठाकुर जी उनका सम्मान कर रहे हैं राजीव जी की अनुपस्थिति की वजह से। मैं आदरणीय प्रभात ठाकुर जी से विनती करूंगा, कृपया सर आप आएं और हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। जबरदस्त तालियों के साथ हमारे अगले स्पीकर आदरणीय प्रभात ठाकुर जी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि
जिस धरती पे, गुजरात की धरती पे एंटरप्रेन्योरशिप का इतना जबरदस्त विस्तार हुआ है और वहां से प्रभात झा जी या सदस्य शिक्षारे लोग अपने बिहार में पिछड़े क्षेत्र को भी ऊपर उठाने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप की बीज बोना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इसमें यहां से ये मत सोचिए कि एक छोटी सी प्रयास है, ये प्रयास ऐसी होनी चाहिए कि वहां कि आने वाली नई पीढ़ी में एक बदलाव आए, लोग बेरोजगारी से थोड़ा बाहर निकलने की बात, थोड़ी बड़ी बात सोचे कि आखिर नौकरी कब तक हम पूरे हिंदुस्तान को लेबर सप्लाई करेंगे, क्यों हमारे बिहार जैसे राज्य में लोग। एक अमूल्य उदाहरण है कि जो गुजरात में गांवों से में दूध का उत्पादन करके एक अच्छा सा मॉडल दिया हुआ है। हमारे यहाँ सुधार डेयरी ने भी अच्छा काम किया, लेकिन एक बिहार के कंजम्पशन से, अगर हमारे रेवेन्यू का कंजम्पशन, अगर हम एक दवा भी लेते हैं तो बाहर के राज्य से लेते हैं, अगर साबुन भी लेना है तो बाहर से लेंगे, घर की छोटी चीजें हम बाहर के राज्यों से लेते हैं और हमारे राज्य की रेवेन्यू बाहर निकलती चली जाती है। एक मैं 2-3 एग्जाम्पल दूंगा, मैं छोटा सा ही टाइम दूंगा। हमारे यहाँ मछली की उत्पादन बहुत होती है। क्या हमने कभी सोचा कि मछली के उत्पादन में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान में आंध्रा जैसा राज्य पूरे हिंदुस्तान में अपनी धाक जमा सकता है? वहाँ दो बड़ी कंपनी है जो बहुत छोटी सी चीज बनाती है, वैल्यू बढ़ती जा रही है। और अगर आप शेयर मार्केट में देखा होगा, एक वाटर बेस्ड कंपनी है जो थापर ग्रुप ने स्टार्ट किया था 1985-87 में, जो क्या बनाती है, अगर आप बिलीव नहीं करेंगे, वो सिर्फ मछली के खाने के लिए श्रिम्प, जिसको कि आप कहते हैं मछली का उत्पादन मैल्टोज, शुगर और क्रॉप से मिला करके एक पदार्थ से बना करके, उसके लिए उन्होंने ताइवान, इटली, जहां पे आज के डेट में उन कंपनियों में कई सारे कभी सुनामी आ जाते हैं, कभी ये आ जाते हैं, तो उसका डिमांड हमारे हिंदुस्तान से इतना ज्यादा है, उसका शेयर मार्केट में भी रहेगा, वो ऊपर उठता निकलता जाएगा। दूसरी कंपनी है अवंती फीड्स। अगर उस कंपनी का देखिए, उसने भी 93 में स्टार्टअप किया था कंपनी, और आज पूरे दुनिया को सप्लाई करे जा रहा है। और क्या है, तो एक मछली के खाने के लिए, जो मछली की खाने की जो मल्टोज होती है, वो जस्ट एक कुछ भी नहीं, क्रॉप्स पे मशीनरी से बनाया गया कि क्या हम अपने बिहार में मछली उत्पादन से क्या दूसरे राज्यों को सप्लाई करने के लिए कुछ कर सकते हैं। तो आज सुबह मेरी चर्चा हो रही थी, तो मैंने कुछ लोगों को बोला कि सर ये मैं अपने राज्य में करना चाहता हूँ, इसमें खर्चा कितना लगेगा। तो माइक्रो सेक्टर का इंडस्ट्री खोलना, अगर घर में ही से हम करना चाहें, जैसे दवा बनाने की फैक्ट्री है, एक एग्जांपल देता हूँ, 20 बिलियन का इंडस्ट्री है दवा बनाने की फैक्ट्री हिंदुस्तान में आज की डेट में। 6 बिलियन उसमें एक पार्ट आता है जिसको एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, जिसमें से हम 6 बिलियन चाइना से मंगाते हैं और 2 बिलियन हिंदुस्तान की कंपनी बनाती है, जिसको आप पाउडर बोलिए, छोटे से फॉर्म में उसको पाउडर बोलिए, बहुत टाइट प्रोसेस होता है। दूसरा होता है फॉर्मुलेशन, जो 12 बिलियन से 14 बिलियन के रेंज में आ रहा है। तो दवा बनाते हैं, आप गोटी बनाते हैं या सिरप बनाते हैं, इंजेक्शन बनाते हैं। आज के डेट में हम अपने बिहार राज्य में अपने हॉस्पिटल में क्यों नहीं हम अपने जेनेरिक मेडिसिन बनाने के लिए, अगर मेडिसिन, मेरे दोस्त कुछ लोगों ने ये किया कि हम इंडस्ट्री बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं कितना खर्चा लगेगा। मैं कह सर, अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनी खोलेंगे तो 10 से 15 लाख बहुत ज्यादा होता है। आप खोल सकते हैं, दवा बनाने की सिर्फ फैक्ट्री बनानी है। तो सर प्रोसेस क्या होता है, इज नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड। और मैंने देखा है नॉन टेक्निकल वाले बंदे ज्यादा टेक्निकल से स्मार्ट होकर के एंटरप्रेन्योरशिप में आगे जा सकते हैं, इसमें कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। मुझसे पूछा उन्होंने कि सर इसका प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि आपने किचन में अपनी वाइफ को खाना बनाते हुए देखा है, आपने बनाया है। तो हाँ, सिर्फ आटा गूंथना, उसको मिलाना,
और आटे गूंथ करके उसको फिर रोलिंग करना, नीडिंग करना, देन उसको चपाती को सेकना, जो प्रोसेस होता है उसको जो अगर सही ढंग से आपकी अगर पत्नी बना कर देगी तो आपको उसमें जो स्वाद मिलता है वही प्रोसेस आपको अडॉप्ट करना होता है। ये मेडिसिन बनाने में भी वही चीज है। और इसके लिए मैं तो झा साहब के गुजरात जगह में ऐसी फैक्ट्रियां हैं जो कि आपको मशीन दवा बनाने की बहुत छोटी सी छोटी मशीन आप परचेज करके आप लगा सकते हैं और मेडिसिन, जेनरिक मेडिसिन बना सकते हैं। उसके बहुत सारे लिस्ट हैं, जो भी चाहिए हम शेयर करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए। ये मंच इसीलिए है, ये टेक्निकल ग्रेजुएशन की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ऑपरेशन में आपको वो छोटे से छोटे रोजगार लगाने के बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ। मैं अभी अंशुल गुप्ता 4 साल पहले मैं पवई में ऐसे ही घूम रहा था, तो बॉक्स से खाना बनाने की कंपनी जो है अभी 3-4 सिटिंग उन्होंने करी, और 2 साल पहले उन्होंने 90 करोड़ लोन लेकर के उन्होंने मल्टीपल स्टोर्स खोल रखे हैं। तो मैं अंशुल से ऐसे पूछ रहा था कि तुम लोग IIT करने के बाद क्या कर रहे हो, ये US जाने का क्यों प्लानिंग हो रहा है? तो अंशुल से मेरी ऐसी बात हुई थी, हम दोनों बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे IIT को, और IIT आज कल देख रहा हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि ट्रम्प के बैन लगाने के बाद IITians लोगों ने आज के दिन उठा करके वो लोग सोच रहे हैं कि यार इंजीनियरिंग कर लिया लेकिन कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करना है, तो हर वक्त उसी सोच में कि क्या करना है। तो एक खाना बनाने की प्रॉब्लम होती है, उन्होंने खाना बनाने के लिए एक बॉक्स सेट का कंसेप्ट दिया। आज अब उन्होंने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं लास्ट 3-4 ईयर में। सो उतनी बड़ी नहीं तो छोटी सी बात करें हमारे बिहार जैसे राज्य में। मैं इतनी सही निवेदन और उम्मीद के साथ आप लोगों के सामने मेरी चर्चा में आगे बढ़ाने के लिए आने वाले अतिथियों को छोड़ रहा हूँ। बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत आभार मार्गदर्शन देने के लिए। आगे बढ़े, एक और हमारे अतिथि स्पीकर को मैं आमंत्रित करूं। उससे पहले एक मित्र अभी आए थे, आप सबने देखा होगा। उनका विचार वैसे बहुत अच्छा सम्मानीय विचार है, लेकिन आयोजक उतने ही फिक्रमंद है जितने आप फिक्रमंद हैं। उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि क्या ऐसा हो सकता है कुछ देर के बाद कि यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे विचार हैं और उन विचारों का सॉल्यूशन ये महान लोगों से चाहते हैं, ये मंचस्थ लोगों से चाहते हैं। तो क्या हम उनसे कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं जिससे हमें अच्छा सा जवाब मिले, हमें संतुष्टि हो ऐसा? तो यकीनन सेकंड सेशन है हमारा, उसमें ये काम होने वाला है। ये हमारे जितने मंचस्थ महानुभाव हैं वो हमारे साथ बने रहेंगे, आपके प्रश्नों का निराकरण भी लाएंगे, आपकी शंकाओं को, आपकी परेशानियों को कैसे बेहतर दूर कर सकते हैं उसका मार्गदर्शन भी ये आपको B2B में देंगे। वो सेकंड सेशन है हमारा। फिलहाल स्त्री सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट की तरफ हमें गौरव है कि हमारा देश पिछले कई सालों से बहुत ही कहते हैं सुचारू रूप से प्रयास कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। लेकिन गौरव इस बात का इससे ज्यादा है कि हमारे इस मंच पर अब एक ऐसी व्यक्ति आ रही है जो विमेन एम्पावरमेंट, स्त्री सशक्तिकरण की एक बहुत जबरदस्त मिसाल पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत कर चुकी है। मुझे ये कहते हुए और मंच को इन्हें सम्मान देते हुए बहुत गौरव हो रहा है कि हाल ही में हुई इंडो टोक्यो समिट में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी के हाथ इन्हें सम्मानित किया गया, इन्हें गौरवान्वित किया गया। आज मंच उन्हें गौरव देना चाहता है। मैं बड़ी मोहब्बत के साथ आपकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा डॉक्टर वनिता प्रसाद जी को। जोरदार तालियां होनी चाहिए। आपने PhD किया है फूड वेस्ट और वाटर वेस्ट थीम को लेकर। पूरी दुनिया में आपके विचारों को बहुत सराहना मिली है और कई अवार्ड आपको हासिल हुए हैं। इससे पहले कि इनसे हम मार्गदर्शन हासिल करें, इनके विचारों को जाने, मैं विनती करना चाहूंगा अंजलि जी जो कि बड़ौदा से यहाँ तशरीफ लाई है, कृपया आप मंच पर आए और हमारी अगली गेस्ट स्पीकर को बुके प्रदान करके उनका स्वागत करें। मैं डॉक्टर वनिता प्रसाद जी से विनती करूंगा ये सम्मान स्वीकार करें। और आपकी ऐसी जबरदस्त तालियों के बीच आइए कुछ बातें सुनेंगे डॉक्टर वनिता प्रसाद जी से।
Hello everybody, especially the budding entrepreneurs who are here to learn many things, and I pay my regards to all dignitaries here and Optimize also. First of all, I want to say that whatever sir has said is more than enough to give a regard to a lady who belongs to a family where people think that लड़कियों को क्यों पढ़ाना है, उन पे क्यों इन्वेस्ट करना है. बट लकीली आई कुड एबल टू कंटिन्यू माई पैशन टू लर्न हाउ थिंग्स वर्क. एंड आई वांट टू जस्ट शेयर विद एवरीबडी देयर दैट जो बाकी डिग्नेटरीज ने भी कहा कि आप पढ़ने के लिए नहीं पढ़िए, आप वो चीज सीखिए जो आप चाहते हैं सीखना, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो क्राफ्ट हो, या चाहे वो साइंस हो. Being a scientist, I want to say every girl that you can learn science. Science is not a very tough thing. You do a lot of science at home. आप बहुत सारे साइंस के काम करते हैं जो आप खुद जानते भी नहीं है, लेकिन आप करते हैं. आप नहीं तो भी आप करते हैं, आप पढ़ जाएंगे तो भी आप करेंगे. तो इसलिए वो तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन आप अपने पैशन को, जो भी आपका पैशन हो, उसको कंटिन्यू रखेंगे तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता. जॉब नहीं मिलेगी ऐसा भी नहीं है, पैसा नहीं मिलेगा ऐसा भी नहीं, सब कुछ मिलता है, लेकिन एफर्ट डालना पड़ता है. बाकी जो सर ने बताया कि मेरे एंटरप्रेन्योरशिप जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई है एट द एज ऑफ 45. आई हैव स्टार्टेड माई साइंस जर्नी एट द एज ऑफ 8, जहां मुझे ये समझ में आ गया था कि मुझे ये जानना है कि सीटी स्कैन मेरी बॉडी के बारे में पता कैसे देता है. वहां से मेरी क्यूरियोसिटी चालू हुई थी कि ये क्या बताता है, कैसे बताता है, मुझे जानना था. मैंने आगे अपने पापा को बोला कि मुझे सीखना है. मेरा खुद का सीटी स्कैन हुआ था जिसकी वजह से मुझे ये दिशा मिली. तो पापा ने बोला कि अपने यहाँ तो बेटा साइंस को कोई जानता नहीं है, कोई पढ़ा नहीं है, तुम कैसे करोगी. तो मैंने पापा को बताया जान के, हालांकि उस टाइम पे गूगल का जमाना नहीं था, लेकिन मैंने पापा को अपनी जानकारी इकट्ठी करके बताया कि मैं यहाँ से ऐसे ऐसे पढ़ सकती हूँ. पापा ने बहुत मुश्किल से मेरे को हमेशा सपोर्ट करते हुए दादी के साथ कि ये पढ़ेगी और स्कॉलरशिप के साथ पढ़ेगी हमेशा, लेकिन मुझे सपोर्ट किया और मैं अपनी पीएचडी विद स्कॉलरशिप खत्म कर पाई, जहाँ पे मैंने पेटेंट जनरेट किए अपने कंट्री के लिए. लेकिन वो करने से भी पहले जब मैं एज अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट काम करी और रियल ग्राउंड में गई, तो मुझे लगा कि हमारे देश में इतनी गंदगी और इतनी सैनिटेशन की प्रॉब्लम है कि अभी हमको डिजीज के बारे में या इस सब के बारे में बात करने से ज्यादा ये जानना है कि हम इसको कैसे साइंटिफिक तरीके से यूज कर सकते हैं. बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट हर मदर, हर सिस्टर घर पे करती है, तो वही चीज की जानकारी मैंने साइंटिफिक तरीके से यूज की और पीएचडी कंप्लीट की. उसके बाद जैसे सबकी लाइफ बढ़ती है ऐसे मेरी लाइफ भी बढ़ी. शादी हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, मैंने अपने बच्चों को बड़ा किया. अब मेरे बच्चे कॉलेज में तक पहुंच गए हैं और मेरा अपना पैशन वो कम नहीं हुआ था. मैंने साइंस को जारी रखा, पढ़ना सीखना. मैंने कभी भी जहां भी मौका मिला मैंने पढ़ाई की, कुछ सीखा, जहां भी गई वहां से सीखा कि ये चीज कैसे हो सकती है मेरे साइंस से लेकर. और उसको मैंने अब यूज किया जब नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन बनाया, जो कि मेरा ड्रीम था 25 साल पहले, और उन्होंने सबको मोटिवेट किया. एवरीबडी इज नाउ अवेयर ऑफ व्हाट वी वांट टू डू विद आवर वेस्ट. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई स्टार्टेड दिस जर्नी with the support of government. So I got a big grant, which is again the grant given by the government to start your own idea, to test your own idea. So we have started with that. Now I have my own lab and my product, which has been awarded by Indo-Israel Innovation Award, as sir was telling in the starting. So I went to Israel with a delegation. And then I can able to understand how they are managing their waste, and I want to apply all those things here in India. And I am now scaling up my product in Vadodara, Gujarat, and soon we will be commercializing this particular product to generate biofuels out of waste.
here in India. Thank you. Thanks to organizers for giving me the opportunity. बहुत धन्यवाद। हमारा एक बात मैंने पहले भी बताई थी कि थोड़ा सा समय बहुत जरूरी है। वक्त पर सफल होने के लिए वक्त पर डिसीजन लेना, वक्त का ख्याल करना, ये सफलता का सबसे पहला मंत्र है। हम अपने समय से थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, जबकि हम सफलता की बात कर रहे हैं तो वक्त के साथ चलना बेहद लाजमी है। हमारी निमंत्रण को सम्मान देकर जो लोग यहाँ पधारे हैं, हम सबसे पहले तो उनके बहुत बहुत आभारी, बहुत ममनू हैं। और उसके बाद मैं विनती करना चाहूंगा कि आप सम्मान स्वीकार करें, अपनी बात करेंगे भी आप। लेकिन यहाँ हमारे पास अगली सेशन का वक्त और अगले सेशन के स्पीकर्स भी आ चुके हैं, जिनको इंटरेक्शन डायरेक्ट मीडिया से करना है, क्योंकि ये मीडिया कॉन्क्लेव है। तो हमें यहाँ ये हमारे सेशन को क्लोज करना होगा। लेकिन बिफोर दैट 2 और स्पीकर्स हमारे साथ बने हुए हैं, जिनको हम कुछ देर के बाद जरूर सुनने की ख्वाहिश रखते हैं और जरूर हम सुनेंगे भी, ये हमारी इच्छा है। लेकिन मैं विनती करूंगा कि वो सम्मान स्वीकार करें इससे पहले कि हम हाईटी की तरफ प्रोसेस करें हमारी इस मीटिंग को। मैं विनती करना चाहूंगा श्री अमिताभ झा साहब, डीजीएम, भेल, न्यू दिल्ली। आप अपने स्थान पर खड़े हो सर, जोरदार ताली हमारे इस मेहमान के लिए। और राज किशोर झा साहब से मेरी विनती है कि आप कृपया आए और हमारे अगले मेहमान को ये सम्मान प्रदान करें, श्री राज किशोर झा। श्री राज किशोर झा। विधान जी को मैं विनती करूंगा ये सम्मान प्रदान करने के लिए। एक और हमारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। काफी समय से महफिल जब शुरू हुई, हमारा कॉन्क्लेव शुरू हुआ, तब से वो यहाँ तशरीफ फरमा है। ऐसे हमारे मेहमान आदरणीय श्री अविनाश चंद्र जी, जो कि यस बैंक के वास्तविक हैं। आपसे मेरी विनती है सर, अपने स्थान पर खड़े होकर हमारा ये सम्मान स्वीकार करें। और संतोष जी, जो कि सूरत से बिलोंग करते हैं, मैं उन्हें विनती करूंगा कि वो आए और हमारे अगले मेहमान को बुके प्रदान करें। श्री अविनाश चंद्र, यस बैंक वाइस प्रेसिडेंट। मीडिया कॉन्क्लेव एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप क्रिएशन समिट को हम सेकंड सेशन की तरफ मूव करें, उससे पहले मैं श्रीमती ग्रेस रेजी, डेप्यूटी मैनेजर NSIC से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो आए और आगे क्या होना है इसके बारे में थोड़ा सा अवगत करें। मैं विनती करूंगा श्रीमती ग्रेस रेजी, डिप्यूटी मैनेजर NSIC अहमदाबाद। Heartily thank all of you who have gathered here and made this afternoon a wonderful afternoon. The vibration of entrepreneurship is really having its toll here in this crowd, and I really would like to thank the dignitaries on the dais. Thank you, Shukla sir, for accepting our invitation and sparing your valuable time and coming in our midst. And this is an event which Jha sir was planning since many days, and we wanted such an event to come up. And thank you sir for all your cooperation, for giving us this premises and all the support, the infrastructure support, and this truly has gone into making this event a wonderful event. Thank you sir. I would like to thank Rao sir from KBIC, Director KBIC. He's always been a part of NSIC. Whenever we have an event, he is always very welcoming, and he is always ready to make all of our event a great success. Thank you, sir. Thank you once again for inviting us. I also thank all the guest speakers from Yes Bank, from ICICI Bank,
and from BHPL and thank you sir. अमिताभ जी ने भी हमारा आमंत्रण स्वीकार करके वो अपने बड़े बिजी शेड्यूल से हमारे बीच में आए हैं. Somehow or the other we were not able to control the time. There are so many speakers and there are so many things to be spoken here, but there is a very vibrant conclave that is from the Mithila Mirror that is waiting for us after the tea break. So we had to conclude the session very quickly, and we really apologize for the has gone little wrong, sir, but we welcome you and we thank you for all the support that you have given us from NSIC. And naturally, yes, ये जो सम्मेलन है आप सभी के बिना बिल्कुल अधूरा ही रह जाता. आप लोग हमारे रीति से एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट की जिस बात के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत धन्यवाद मैम. और आप लोग उठे उससे पहले एक सेकंड सर, आप लोग उठे उससे पहले एक सम्मान है, सम्मान लेते जाएं. और चूंकि अविनाश चंद्र झा जी वाइस प्रेसिडेंट यस बैंक और हमारे अमिताभ से, तो इनको हम लोग सुनेंगे. लाइव इंटरेक्शन जो हमारा होगा, अब ये अभी नहीं बोलेंगे इसका मतलब ये नहीं बोलेंगे ऐसी बात नहीं है. इनका हम सब जरूर सुन रहे और बेहद समय. लेकिन चूंकि जो हमारा सबके प्रोग्राम के फॉर्मेट है और जे अंकितांशी छेद से उपस्थित छेद और अतिथि लोग छेद वो सब एक उपस्थित है, तब जो टाइम शेड्यूल है उसको ध्यान में रखते हुए इन लोगों का सम्मान और फिर उसके बाद कार्यक्रम को हम दूसरे सत्र में लेके जाएंगे. मौसी जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद. इससे पहले कि ये सम्मान हो, मैं चाहता हूं एक बार हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन कमेटी है, मैं चाहता हूं जोरदार जबरदस्त तालियां उनके सम्मान में तो मैं विधान झा को सबसे पहले विनती करूंगा. हमारे पास समय बहुत कम है. जिनके भी नाम मैं यहां से लूं उन्हें बहुत मैं दिल से रिक्वेस्ट करूंगा बहुत जल्दी से आप स्टेज पर आए. विधान झा हमारे आज के होस्ट एनएसआईसी के आदमी पीके झा साहब को ये मोमेंटो प्रदान करें. प्रवीण झा बड़ौदा, आपसे मेरी विनती आप कृपया जल्दी से मंच पर आए. श्री प्रवीण झा साहब फ्रॉम बड़ौदा. हमारे एक और मेहमान संजय खडाव जी को आप मोमेंटो प्रदान करेंगे. श्री राजकुमार पाठक से मेरी विनती है आप मंच पर आए. श्री राजकुमार पाठक जी. डॉक्टर रामनाथ प्रसाद हमारे आज के चीफ गेस्ट. आदरणीय सुनील शुक्ला जी को ये सम्मान स्वीकार करने के लिए विनती करूंगा. श्री संतोष मिश्रा जी अहमदाबाद, आपसे मेरी विनती आप कृपया मंच पर आए. सुशांत दास हमारे कस्टम कमिश्नर जो यहां तशरीफ फरमाए उनको प्रदान करें. विधान जी. मुकेश झा से मेरी विनती है, बड़ौदा से बिलोंग करते हैं श्री मुकेश झा, उनसे मेरी विनती है कृपया जल्दी से मंच पर आए. और हमारे एक और मेहमान आदरणीय श्री प्रभात ठाकुर, वाइस प्रेसिडेंट आईसीआईसीआई बैंक. श्री मदन ठाकुर जी से मेरी विनती है सूरत. आनंद झा जो एक और हमारे गेस्ट स्पीकर थे, जीएसटी ट्रेनर, आपसे मैं विनती करूंगा सर ये सम्मान स्वीकार करने के लिए. और सम्मान करने के लिए श्री मदन ठाकुर जी सूरत, आपसे मेरी विनती है कृपया आप मंच पर आए. फिर एक बार मैं अंजलि जी से विनती करूंगा. अंजलि जी बड़ौदा से, आपसे मेरी विनती है, आप हमारी एकमात्र महिला स्पीकर डॉक्टर विनीता प्रसाद जी को ये मोमेंटो प्रदान करें. मैं आपसे विनती करूंगा मंच पर आप दोबारा आए और हमारी ओर से ये सम्मान स्वीकार करें.
जी सूरत, आपसे मेरी विनती है आप मंच पर आए। और हमारे एक और मेहमान श्री अमिताभ झा, DGM, भेल, न्यू दिल्ली। नागेंद्र झा से मेरी विनती है कृपया आप मंच पर आए। और हमारे एक और मेहमान आदरणीय अविनाश चंद्र, यस बैंक वाइस प्रेसिडेंट, आपको मोमेंटो प्रदान करें। श्री नागेंद्र झा जी, अविनाश चंद्र जी से मेरी विनती है ये सम्मान स्वीकार करें। बहुत धन्यवाद। तमाम मंचस्थ महानुभावों से एक विनती है, एक हम इस मोमेंट को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजोना चाहते हैं, तो आप सब खड़े होकर आगे आए और मिथिला मिरर की टीम आपके साथ ये जो कहते हैं कि मेमोरीज है इसको संजोना चाहती है। एक फोटो सेशन, हाँ, दो जो स्पीकर्स, हाँ, उनसे मेरी विनती आप मंच पर आए। और जैसा कि बताया गया, हमारी NSIC की डेप्यूटी मैनेजर ग्रेस रेजी जी के द्वारा कि इस मंच से सेकंड सेशन भी शुरू होना है, लेकिन बिफोर दैट हम सब हाई टी के लिए प्रोसीड करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम मंचस्थ महानुभावों का धन्यवाद। अभी हमें 2 लोगों को विशेष सुनना है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मंच थोड़ा सा समय से हम आगे चल रहे थे, इसलिए बहुत ही क्षमा प्रार्थी है उन दोनों हमारे स्पीकर्स का। उन्होंने बहुत बेसकीमती समय हमारे साथ बिताया। अब बहुत आदरणीय तमाम मेहमानों का अभिवादन करेंगे और आप सब अजीजों से विनती करेंगे, गर्मा गर्म चाय, कॉफी और भी बहुत कुछ है जो आपका इंतजार कर रहा है। वापस लौट आइएगा कुछ ऐसे ही दिलचस्प इंटरेक्शन के साथ। हम फिर आप सबको यहाँ देखने के लिए बहुत ममनू, बहुत बेताब और बहुत ही बेकरार है। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।